हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। आज मैं एक नए ड्रामे का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ जिसका नाम है हार्ड टू फाइंड। ड्रामे के पहले सीन में हम एक सोल्जर को देखते हैं। एक घोड़े के ऊपर ये मरा हुआ होता है और पैलेस पे एंटर करता है और इसी के पीछे हम एक दूसरे सोल्जर को देखते हैं जिसके हाथ में एक तलवार होती है और वो इसी पैलेस में आगे बढ़ रहा होता है। यहाँ के गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और इसको मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। यहाँ के गार्ड्स आपस में कहते हैं कि हमें कुछ भी करके इस आदमी को अंदर आने नहीं देना होगा और इसी के साथ ये सभी लोग मिलकर इस आदमी के ऊपर हमला बोल देते हैं और इसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। मगर ये दूसरा वाला सोल्जर एक ही बार में बहुत सारे लोगों को मार गिराता है और एक के बाद एक ये अकेला ही आधे से ज्यादा लोगों को वहाँ पर ही मार डालता है। अब बस थोड़े ही गार्ड वहाँ पर बचे हुए थे तो ये आदमी उन गार्ड से कहता है कि अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। मगर ये गार्ड इसकी बात नहीं सुनते और इसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये आदमी भी इन सभी को मार डालता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम इस पैलेस के हॉल में एम्परर को देखते हैं जो कि अपने सर्वेंट से पूछ रहा होता है कि ये कौन आदमी है जो कि आधी रात को मुझे यहाँ पर मारने के लिए आया है और इसने तो सारे गार्ड्स को खत्म कर दिया। एम्पर अपने सर्वेंट को पता लगाने के लिए कहता है। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि इसी वक्त यहाँ पर कोई दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। एम्पर ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने सर्वेंट से कहता है कि जाओ जाकर मेरे लिए बहुत सारे लोगों को लेकर आओ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। एम्पर यहाँ घबरा ही रहा होता है कि अचानक से वो आदमी एक हवा के झोंके की तरह एम्पर के सामने आकर खड़ा होता है। यहाँ पर पहली बार हम इस आदमी का चेहरा देख पाते हैं। एम्परर इसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि तुम तो मर गए थे ना। तो यह आदमी अपनी तलवार निकालकर एम्परर की गर्दन पर रखता है और कहता है कि मैं कभी तुम जैसे धोखेबाज के हाथों से नहीं मरूंगा। तुम याओजाओ के लोग गद्दार हो जो कि लोगों के पीठ पीछे वार करते हैं। यहाँ पर एम्परर इस आदमी का नाम लेता है और हमें पता चल जाता है कि इस आदमी का नाम हिलियन जी है जो कि लिनशुआन नाम के एक सिटी का जिसे चाइनीज में क्लैंड कहते हैं यहाँ का यंग मास्टर है। एम्परर हिलियन जी से कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, ओ मैं नहीं हूँ जिसने तुम्हें मारा था, वो तो फैन युआन थी। ये सुनकर हिलियन जी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं फैन युआन को छोड़ूंगा? मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब सबसे पहली बारी तुम्हारी है। ये कहकर वो हमला करने वाला होता है लेकिन इसी के ऊपर कोई दूसरा हमला करता है मगर हिलियन जी इसे पकड़ लेता है और इसे भी मार गिराता है। और यहाँ पर हिलियन जी के हाथ में से एक अंगूठी जैसी चीज नीचे गिर जाती है जो कि हिलियन जी नोटिस नहीं करता। एम्परर खुद को बचाने के लिए हिलियन जी से एक डील करता है और उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और बदले में मैं तुम्हें यहाँ का प्रिंस बनाऊंगा और तुम ना सिर्फ लिनशुआन के यंग मास्टर कहलाओगे बल्कि याओजाओ के प्रिंस भी कहलाओगे। ये सुनकर हिलियन जी उस एम्परर को छोड़ देता है और वहाँ से जाने लगता है। एम्परर को लगता है कि वो बच गया लेकिन ऐसा नहीं होता बल्कि हिलियन जी अपनी तलवार से पीछे से उस पर वार कर देता है और तलवार उसके सीने से आर पार हो जाती है। हिलियन जी वहाँ से जा रहा होता है और कह रहा होता है कि जो कोई भी लिनशुआन की बर्बादी में शामिल है मैं उन सभी को मार डालूंगा। ये कहते हुए हिलियन जी एक ट्री के पास आता है। यहाँ पर हम एक ट्री को देखते हैं जिसके ढाली आपस में मिले हुए थे। हिलियन जी यहीं पर बैठकर इस ट्री के सामने माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं आप सबको बाहर निकाल कर रहूंगा। मैं वो दूसरा लियानली ढूंढ निकालूंगा और इस ट्री को दोबारा से जिंदा करूंगा और अपने क्लैन मेंबर को अनसील कर बचा लूंगा। हिलियन जी इसी ट्री के सामने ये सब वादा करता है और मुझे पता है कि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए इस स्टोरी को लेकर। मैं आप सभी को थोड़ी कुछ बातें बता देती हूँ। यहाँ पर पहले कुछ सीन से हमें पता चलता है कि ये दुश्मनी दो शहर के बीच में है। इसका नाम याओजाओ और लिनशुआन है और ये जो आदमी जो सभी को मारता है इसका नाम हिलियन जी है जो कि लिनशुआन का यंग मास्टर है और ये जो एम्परर है ये याओजाओ का कभी क्राउन प्रिंस हुआ करता था। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि किसी वजह से लिनशाओ शहर तबाह हो गया है और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग इस ट्री के अंदर सील हो गए हैं। हिलियन जी इन्हीं सबको बचाने की बात कर रहा होता है और इन सबको बचाने का बस एक ही तरीका है कि इस ट्री को दोबारा जिंदा करना, जिसके लिए लियानली नाम की चीज की जरूरत है हिलियन जी को। और हो ना हो लियानशुआन सिटी की तबाही का कारण याओजाओ सिटी ही है। यहाँ पर ये लोग एक लड़की का जिक्र करते हैं जिसका नाम फैन युआन है। अब ये लड़की कौन है यहाँ पर हमें ये बात बताई तो नहीं जाती लेकिन आगे हमें ये पता चल जाएगा। यहाँ से मैं स्टोरी कंटिन्यू करती हूँ और अगले सीन में हमें 3 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उसी ट्री की ड्राइंग कर रही थी जिसके सामने हिलियन जी बैठा हुआ था।
लेकिन इसके ड्राइंग में ये ट्री फूल पत्तियों से भरी हुई थी। यहाँ पर हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जिसका नाम है लियांशान। लियांशान एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की है और इसकी मेड का नाम है डोंगली। डोंगली यहाँ पर लियांशान के लिए उसकी वेडिंग ड्रेस लेकर आती है जो कि क्राउन प्रिंस ने उसके लिए भेजी थी। लियांशान बहुत जल्द क्राउन प्रिंस से शादी करने वाली है और सभी लोग इसे क्राउन प्रिंसेस कहकर बुलाते हैं। डोंगली लियांशान से पूछती है कि उसे इन सारे ड्रेसेस में कौन से ड्रेसेस ज्यादा पसंद है, मगर लियांशान कुछ कह नहीं पाती तो डोंगली कहती है कि वो सारे ड्रेसेस निकाल कर रखेगी और वो एक के बाद एक ट्राई करके उसे बता सकती है कि उसे कौन सा वेडिंग ड्रेस उसकी वेडिंग में पहनना है। ये कहकर डोंगली वहाँ से जाने वाली होती है, मगर लियांशान उसे रोकती है और पूछती है कि क्राउन प्रिंस को इनमें से कौन सा ड्रेस सबसे ज्यादा पसंद है। तो डोंगली से बताती है कि क्राउन प्रिंस को आज भेजा हुआ ड्रेस बहुत ही पसंद है क्योंकि क्राउन प्रिंस ने खुद अपने हाथों से ही इसके सारे एम्ब्रॉयडरीज को चूज किया है। तो लियांशान उसे कहती है कि वो यही ड्रेस अपनी वेडिंग पर पहनेगी। डोंगली हाँ कहती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो कि यहाँ हंटिंग करके वापस आते हैं। क्राउन प्रिंस का पर्सनल बॉडीगार्ड उन्हें बताता है कि क्राउन प्रिंसेस यानी लियांशान बहुत दिनों से बीमार है। तो क्राउन प्रिंसेस से ऑर्डर देते हैं कि वो जो हंटिंग करके डियर लेकर आए हैं वो उसे पका कर क्राउन प्रिंसेस को दे दे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। वहाँ पर डोंगली आती है वेडिंग ड्रेस लेकर। क्राउन प्रिंसेस से पूछते हैं कि लियांशान ने कौन सा ड्रेस को चूज किया है। तो डोंगली से बताती है कि लियांशान को आज भेजा हुआ ड्रेस बहुत ही पसंद आया है। ये सुनकर क्राउन प्रिंस खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि लियांशान और मेरी चॉइस सेम है, मुझे भी ये ड्रेस बहुत ही पसंद है। ये कहकर और लियांशान से मिलने के लिए लियांशान के पास आते हैं जो कि ड्राइंग कर रही होती है। क्राउन प्रिंस इसकी एक पेंटिंग को देखकर कहते हैं कि लियांशान तुम्हारी ये पेंटिंग तो सपनों जैसी लग रही है। लियांशान को पता चल जाता है कि वहाँ पर क्राउन प्रिंस आए हैं तो क्राउन प्रिंस के सामने झुकने जाती है और उन्हें क्राउन प्रिंस करके बुलाती है, मगर क्राउन प्रिंस उसे मना करते हैं और कहते हैं कि हम बहुत ही जल्द शादी करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे क्राउन प्रिंस नहीं बल्कि मेरे नाम से बुलाओ जो है जीजू। जीजू यानी क्राउन प्रिंस लियांशान को बताता है कि उसने सब जगह चेक किया लेकिन किसी को भी इस ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। किसी को पता नहीं है कि ये ट्री कहाँ से है और किससे रिलेटेड है। उसने ना सिर्फ शाओयुन यानी उनके शहर में चेक किया लेकिन पूरे नॉर्थ लैंड में सर्च किया, लेकिन किसी को भी इस ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सुनकर लियांशान जीजू से पूछती है कि क्या ईस्टर्न लैंड में भी इस ट्री के जैसा कोई ट्री नहीं है। तो जीजू से बताता है कि ईस्टर्न लैंड में बस दो ही शहर है जो कि बहुत ही मशहूर है, जिसका नाम याओजाओ और लिनशुआन है। और कहता है कि याओजाओ तो बहुत ही बड़ा शहर है, अगर इस शहर में ऐसे कोई ट्री होते तो उसे पता होता। तो लियांशान लिनशुआन सिटी के बारे में पूछती है तो जीजू से बताता है कि लिनशुआन सिटी एक मिस्टीरियस सिटी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। और ऐसा कहा जाता है कि 3 साल पहले अचानक ही वो शहर तबाह हो गया था और रातों रात अचानक से वो सारे क्लैन मेंबर कहीं पर गायब हो गए थे। और कहता है कि और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी कोई उस शहर में जाने की कोशिश करता है वो वापस लौट के कभी नहीं आता। ये सारी बातें सुनकर लियांशान कहती है कि लिनशुआन में जो कुछ भी हुआ वो सारा 3 साल पहले हुआ और 3 साल पहले ही मैं आपको मिली थी, आपने मुझे बचाया था और मैंने अपनी सारी याददाश्त खो दी थी। और पूछती है कि क्या मेरा पास्ट और लिनशुआन सिटी के साथ जो कुछ भी हुआ क्या ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लियांशान के सारे बातें सुनकर जीजू लियांशान का हाथ पकड़ता है और कहता है कि तुम इन सब के बारे में सोचना बंद करो। तुम्हारा नाम लियांशान है और तुम शाओयुन यानी उनके शहर में ही पैदा हुई हो और यहीं पर ही पली बड़ी हो। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम एक दूसरे से शादी करेंगे। और जो 3 साल पहले तुम्हारे साथ हुआ इसका ताल्लुक लिनशुआन सिटी के गायब होने से नहीं है। और कहता है कि 3 साल पहले तुम्हारे पीछे कुछ आदमी पड़े थे, तुम उनसे बचने के लिए भाग रही थी और पानी में गिर गई जिसकी वजह से तुमने अपनी सारी याददाश्त खो दी। यही तुम्हारा सच है और तुम इसके बारे में सोचना बंद करो। शायद ये हो सकता है कि ये ट्री कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा, ये सिर्फ तुम्हारा ड्रीम होगा। लियांशान अपना हाथ जीजू के हाथ से निकालती है और उसकी बात मान जाती है और अपनी ड्राइंग को फोल्ड करने लगती है। जीजू से बताता है कि उसकी तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है जब वो बाहर जाती है तो वो बाहर जाना अवॉइड करे। लियांशान जीजू की ये भी बात मान जाती है और कहती है कि वो ये ड्राइंग डोंगली को देगी ताकि वो ये ड्राइंग मार्केट में सेल करे। जीजू इसके लिए मान जाता है और लियांशान और ड्राइंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। जीजू दिल ही दिल में कहता है कि क्या तुम्हारा गुजरा हुआ कल तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम लियांशान को अपने रूम में देखते हैं। यहाँ पर डोंगली भी होती है। डोंगली लियांशान से कहती है कि 3 दिन के बाद आपकी शादी होने वाली है और मुझे पता है कि आपकी शादी होता हुआ देखकर शाओयुन की सारी लड़कियां आपसे जलेंगी। ये सुनकर लियांशान कुछ नहीं कहती, बस डोंगली से कहती है कि मुझे पता है कि क्राउन प्रिंस ने मेरी ये आइडेंटिटी इसलिए क्रिएट की है ताकि वो मुझे खुश रख पाए।
ताकि मैं और सवाल ना करूं और अपने पास्ट को यानी अपने गुजरे हुए कल को भूल जाऊं। ये सुनकर डोंगली लियांशान से कहती है कि आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, क्राउन प्रिंस आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो लियांशान उसे कहती है कि मुझे पता है शाओलिन सिटीज की औरतें ना ही अपने कानों में छेद करती है और ना ही इयररिंग्स पहनती है। यहाँ पर एक रूल्स है कि वो अपने आप को हार्म नहीं करती, लेकिन मुझे पता है कि मेरे कान में छेद है, यानी कि मैं कभी इयररिंग्स भी पहना करती थी और मेरा ओरिजिन शाओलिन सिटी से नहीं है। लियांशान को पता है कि डोंगली उसे कुछ भी कहने वाली नहीं है, तो वो इस बात को वहीं पर छोड़ देती है और डोंगली से पूछती है कि क्या किसी ने मेरी पेंटिंग को देखकर कुछ पूछा। तो डोंगली से बताती है कि किसी को भी ये पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उसे ये भी बताती है कि आज रात को लैटन फेस्टिवल है और बहुत सारे मर्चेंट्स आने वाले हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, और कहती है कि उन मर्चेंट्स में से कोई ना कोई आपकी इस पेंटिंग को पहचान लेगा। उसने दुकानदार से कह दिया है कि अगर कोई ऐसा पूछने वाला मिले तो उसने फौरन बता दे। ये सुनकर लियांशान डोंगली से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो खुद जाकर चेक करेगी। तो डोंगली से मना करती है और कहती है कि शाओलिन सिटी में एक रूल्स है कि दुल्हन अपनी शादी से 3 दिन से पहले कहीं पर बाहर नहीं जा सकती। और पूछती है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं खुद जाकर मार्केट से लेकर आऊंगी, मगर लियांशान इसके लिए मना करती है और डोंगली से कहती है कि वो कुछ आराम करना चाहती है। डोंगली वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर लियांशान उसी पेंटिंग को खोलकर देख रही होती है। लियांशान का इरादा यहाँ से बाहर जाने का होता है और वो खिड़की की तरफ देख रही होती है और अचानक से हम लियांशान को एक अलग ही दुनिया में देखते हैं जहाँ पर वही ट्री होता है जिसकी वो ड्राइंग करती है। इस ट्री के पत्ते नीचे गिर रहे होते हैं तो लियांशान उस पत्तों को पकड़ने जाती है, मगर इससे पहले कि वो पकड़ पाती वो अचानक से गायब हो जाते हैं। लियांशान इधर उधर भागती है उस पत्तों को पकड़ने के लिए, मगर पकड़ नहीं पाती। लियांशान को यहाँ पर किसी की आवाजें सुनाई देती है। ये सुनकर वो कहने लगती है कि तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। अचानक से यहाँ पर एक आवाज आती है और लियांशान से वो कहती है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। इसी के साथ लियांशान की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो तो अपने रूम में ही है, यानी ये सब बस एक सपना था जो कि वो देख रही थी उस ट्री के बारे में। लियांशान दिल ही दिल में इरादा करती है कि अगर आज रात भी किसी ने इस पेंटिंग में बने हुए ट्रीज को नहीं पहचाना तो वो अपने पास को कुरेदना बंद कर देगी और खुद को ही लियांशान मानकर क्राउन प्रिंस के साथ अपने आगे की जिंदगी बिताएगी। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम हिलियन सी को देखते हैं जिसके हाथों में वही ड्राइंग होती है जो कि लियांशान बनाई थी। हिलियन सी के पास यहाँ पर एक लड़की भी होती है जो हिलियन सी को बताती है कि यहाँ शाओलिन ट्राइब में लैटिन फेस्टिवल चल रहा है और ये ड्राइंग यहाँ पर एक स्टॉल में बेच रहे थे। और हिलियन जी से कहती है कि ऐसा कौन हो सकता है जो कि लिन शुआन के डिवाइनिटी के बारे में जानता हो और उसकी तस्वीर उसने बनाई हो। हिलियन जी इसी पेंटिंग को देखते रहता है और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांशान को देखते हैं जो कि लैटिन फेस्टिवल में आती है और उसी स्टॉल के पास आती है जहाँ पर उसकी पेंटिंग बिक रही थी। वहाँ पर वो आती है और स्टॉल वाले से पूछती है कि क्या यहाँ पर आज रात कोई आया था इस पेंटिंग के बारे में पूछने के लिए। तो स्टॉल वाला उसे बताता है कि बहुत सारे लोग इस पेंटिंग को खरीदना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है जो कि इस पेंटिंग में रखे हुए ट्री को जानता हो। स्टॉल वाले से रिक्वेस्ट करती है कि वो आज रात अपनी दुकान थोड़ी देर के बाद बंद करे ताकि बहुत ज्यादा लोग इस ट्री को देखें और इसे पहचानने की कोशिश करें। वो स्टॉल वाला मान जाता है और यहाँ हम लियांशान के पीछे एक मास्क पहने हुए आदमी को देखते हैं जिसकी नजर लियांशान पर ही होती है। इसके हाथ में लियांशान की एक तस्वीर भी होती है और वो मास्क पहना हुआ आदमी अपने दूसरे आदमी से कहता है कि इस लड़की को पकड़ लो, अगर ये प्रिंसेस ही निकली तो इसे वहीं पर मार डालो। लियांशान यहाँ पर मार्केट में घूम रही होती है और अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई है जो कि उसका पीछा कर रहा है। लियांशान पीछे फिरती है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन एज अ ऑडियंस हम देख पाते हैं कि लियांशान का पीछा और कोई नहीं बल्कि वो मास्क वाला आदमी ही कर रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ हम हिलियन सी को देखते हैं जो कि उसी मार्केट में घूम रहा होता है और एक टाइम आता है कि ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, मगर अचानक से वो मास्क वाला आदमी लैटन को खोल देता है जिसके अंदर से कुछ पेपर्स नीचे गिर जाता है। इन पेपर्स में लोगों का फॉर्चून लिखा होता है और लोग इन पेपर्स को लेने के लिए वहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अचानक से भीड़ जमा हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये भीड़ चली जाती है तो हिलियन से देखता है कि वो जो लड़की उसके सामने ठहरी हुई थी अचानक से वो गायब हो गई थी। लियांशान वहाँ से गायब हो जाती है और यहाँ दूसरी तरफ डोंगली यहाँ पर लियांशान के रूम में आती है और देखती है कि लियांशान वहाँ पर नहीं है। जीजू भी वहाँ पर आता है और डोंगली जीजू से कहती है कि लियांशान कहीं पर गायब हो गई है। ये सुनकर वो घबरा जाता है। यहाँ दूसरी तरफ हम लियांशान को देखते हैं जिसके सामने एक आदमी होता है। इस आदमी के पास एक चाकू भी होता है और वो चाकू लेकर लियांशान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लियांशान ये देखकर घबरा जाती है, कुछ पैसे ऑफर करती है और कहती है कि अगर ये कम पड़ जाते हैं तो उसे और भी देगी, लेकिन वो उसे जाने दे।
मगर ये दूसरा वाला आदमी लियांशन की बात नहीं सुनता। यहाँ पर हम उसी मांस वाले आदमी को देखते हैं जो कि वो दूसरे वाले आदमी को ऑर्डर करता है कि वो इस लड़की के मुंह पर बने हुए कपड़े को खोल कर देखे, अगर वो प्रिंसेस ही निकली तो उसे वहीं पर मार डाले। लियांशन इस आदमी को देख नहीं पाती, बस इसकी आवाज ही सुन पाती है। ये दूसरा वाला आदमी लियांशन की तरफ आगे बढ़ता है। लियांशन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है। इससे पहले कि वो आदमी लियांशन के मुंह पर बने हुए कपड़े को खोल पाता, वहाँ पर हिलियन जी आता है और उसका गला पकड़ लेता है। ये मांस वाला आदमी कहीं पर छुपा हुआ था और हिलियन जी को देख लेता है और दिल में कहता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे ये बात मास्टर को बतानी पड़ेगी। ये कहकर वो मांस वाला आदमी वहाँ से जल्दी से चला जाता है। हिलियन जी दूसरे आदमी का गला पकड़ लेता है और कहता है कि ये तुम्हारी बारी नहीं है कि तुम इसका चेहरा देखो। ये कहकर वो आदमी को वहीं पर मार डालता है और लियांशन की तरफ आगे बढ़ता है। हिलियन जी लियांशन के चेहरे पर बने हुए कपड़े को खोल देता है और चांद की चांदनी में उसका चेहरा देख लेता है। यहाँ पर हम हिलियन जी को गुस्सा होता हुआ देखते हैं लियांशन का चेहरा देखकर और कहता है कि तो ये तुम ही हो। लियांशन को समझ नहीं पाती और हिलियन जी को थैंक यू कहती है उसे बचाने के लिए और वहाँ से जाने जाती है। मगर हिलियन जी एक हवा के झोंके की तरह लियांशन के सामने आकर ठहर जाता है और कहता है कि जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया इसके बाद तुम मुझे थैंक यू कह रही हो। लियांशन को समझ नहीं पाती तो हिलियन जी लियांशन से पूछने लगता है कि लियांली ब्रांच कहाँ पर है। लियांशन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हिलियन जी उससे चाहता क्या है, तो वो पूछने लगती है कि तुम कौन हो और लियांली ब्रांच मेरे पास नहीं है। ये सुनकर हिलियन जी को गुस्सा आता है और वो लियांशन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे पूछने के लिए कि मैं कौन हूँ। लियांशन अपना हाथ चुराने की कोशिश कर ही रही होती है कि वहाँ पर जीजू की आवाज आती है जो कि हिलियन जी से कहता है कि उसका हाथ छोड़ दो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी होने वाली वाइफ का हाथ पकड़ने का। ये कहकर वो हिलियन जी पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर हिलियन जी अपने आप को डिफेंड कर देता है और यहाँ पर ये दोनों फाइट करने लगते हैं। लियांशन जीजू के लिए बहुत परेशान होती है क्योंकि वो देखती है कि हिलियन जी एक ग्रेट फाइटर है और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर हिलियन जी जीजू के पर हमला करने वाला होता है, लेकिन अचानक से वहाँ पर लियांशन आती है बीच में और एक मोमेंट के लिए हिलियन जी रुक जाता है, मगर फिर अगले ही मोमेंट में हिलियन जी लियांशन पर ही हमला कर देता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जीजू लियांशन का नाम पुकारते हुए लियांशन के पास जाता है जो कि गिरने वाली थी और उसे पकड़ लेता है। हिलियन जी लियांशन का नाम सुन लेता है और जीजू से पूछता है कि तुमने उसे क्या कहकर बुलाया। जीजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था हिलियन जी पर और हिलियन जी पर ही भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम इसका नाम पूछ रहे हो मुझसे। ये कहकर जीजू हिलियन जी पर हमला करने जाता है, मगर लियांशन उसे रोक लेती है। जीजू लियांशन को उठाकर वहाँ से जाने वाला होता है और इतने में उसकी बॉडीगार्ड और बाकी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। जीजू का बॉडीगार्ड जीजू से कहता है कि वो क्राउन प्रिंसेस को अपने साथ लेकर जाए, बाकी का काम वो संभाल लेंगे, यानी कि वो हिलियन जी को गिरफ्तार कर लेंगे। तो जीजू अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि वो हिलियन जी को ना मारे, उसे वो जिंदा चाहिए। ये कहकर वो लियांशन को लेकर वहाँ से चला जाता है और हिलियन जी इन्हीं को ही देखते रहता है। जीजू का बॉडीगार्ड अपने बाकी साथियों को ऑर्डर करता है कि वो हिलियन जी को गिरफ्तार करे, मगर इससे पहले वो कर पाते हिलियन जी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर जीजू का बॉडीगार्ड शॉक हो जाता है और यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम हिलियन जी को एक अजीब सी जगह पर देखते हैं। यहाँ पर देर कर हिलियन जी और सारी बातें सोच रहा होता है जो कि थोड़ी देर पहले हुई थी और सोचता है कि सभी लोग उसे प्रिंसेस और लियांशन के नाम से क्यों पुकार रहे हैं, क्या सच में मुझसे कुछ गलती हो गई उसे पहचानने में। हिलियन जी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसके पीछे वही लड़की आती है जो कि थोड़ी देर पहले हमने लैटन फेस्टिवल में हिलियन जी के साथ देखा था। इस लड़की का नाम किंगसांग है। किंगसांग हिलियन जी से कहती है कि उसने उस स्टॉल वाले से पता लगाया है कि वो पेंटिंग किसने बनाई है और उससे पता चला है कि ये पेंटिंग शाओयन के क्राउन प्रिंसेस ने बनाई है और कहती है कि भला शाओयन के क्राउन प्रिंसेस को हमारे लिंचवन के डिवाइन ट्री के बारे में कैसे पता। हिलियन जी इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता और यहाँ दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जो कि थोड़ी देर पहले लियांशन पर हमला कर रहा था। वही मांस वाला आदमी अब इसने अपना मांस उतार दिया था और अपने मास्टर के पास आता है और उसे कहता है कि वो फेल हो गया है ये कंफर्म करने में कि वो लड़की प्रिंसेस है या भी नहीं। यहाँ पर हम उस आदमी के मास्टर को देखते हैं, इसने भी मास्क लगा कर रखा था और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की प्रिंसेस है या नहीं, अगर उसे लगता है कि वो प्रिंसेस की तरह दिख भी रही है तो उसे मार डालो वहीं पर। तो दूसरा आदमी कहता है कि वो उस लड़की को मार भी डालता, लेकिन वो लड़की शाओयन की क्राउन प्रिंसेस है। ये सुनकर इसके मास्टर को गुस्सा आता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की कौन है,
मुझे बस इतना पता है कि उसी लड़की की वजह से मेरा आज ये हाल है और मैं किसी भी हाल में उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि वो प्रिंसेस है उसे वहीं पर मार डालो। ये सुनकर ये दूसरा वाला आदमी मान जाता है और अपने मास्टर से कहता है कि आज उसने उस आदमी को देखा। यानी कि ये लोग यहाँ पर हीलियन जी का जिक्र कर रहे हैं और यहाँ से भी सीन कट होता है और अगले सीन में हम लियांगशान को उसके रूम में देखते हैं। जीजू यहाँ पर उसका ख्याल रख रहा होता है और ये यहाँ पर बेहोश होती है और इसी रूम के बाहर हम हीलियन जी को भी देखते हैं जो कि इन पर नजर रखे हुए था और हीलियन जी यहाँ पर और लियांगशान की ड्राइंग भी देख लेता है। हीलियन जी कहता है कि भले ही तुम खुद को शाओयुन के क्राउन प्रिंसेस कहलाओ लेकिन मुझे पता है कि तुम क्या हो। यहाँ से हम हीलियन जी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम हीलियन जी को बंधा हुआ देखते हैं और उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। यहाँ पर हम लियांगशान को भी देखते हैं जो कि हीलियन जी के पास आती है और उसे गले लगाती है। हीलियन जी लियांगशान को युआन कहकर बुला रहा था और देखते ही देखते लियांगशान हीलियन जी पर पीछे से चाकू से वार कर देती है। यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ पर हम हीलियन जी को भी देखते हैं जो कि अब यहाँ से जा चुका था। यहाँ लियांगशान के पास क्राउन प्रिंस होता है और डोंगनी वहाँ पर आती है और क्राउन प्रिंस से कहती है कि शैंग यानी उसके बॉडीगार्ड को उससे कुछ कहना है। ये सुनकर जीजू मान जाता है बाहर जाने के लिए और डोंगनी से कहता है कि वो लियांगशान के लिए मेडिसिन तैयार करे और उसे खिलाए, तब तक वो शैंग से बात करके आएगा। डोंगनी मान जाती है और यहाँ से ये दोनों बाहर चले जाते हैं। यहाँ पर शैंग यानी जीजू का बॉडीगार्ड जीजू से कहता है कि कल रात वो आदमी अचानक से गायब हो गया था और उसके बॉडीगार्ड ने बहुत सर्च किया लेकिन वो आदमी कहीं नहीं मिला। यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि शैंग की बातें जीजू को कुछ समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वो बहुत ही फास्ट कह रहा था। तो वहाँ पर डोंगनी आती है और शैंग के लिए ट्रांसलेट करके जीजू को सब बता देती है कि हीलियन जी कहीं पर गायब हो गया है अचानक से। ये सुनकर जीजू हैरान हो जाता है कि कोई इंसान अचानक से ऐसे कैसे गायब हो सकता है। जीजू शैंग को ऑर्डर देता है कि वो सारे शहर में बॉडीगार्ड को तैनात करे और यहाँ पर भी बॉडीगार्ड्स को बढ़ा दे। वो कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता अपनी शादी में और कहता है कि कल रात जो हुआ ये बात बाहर जानी नहीं चाहिए क्योंकि लोग पैनिक करेंगे। शैंग ये सारी बातें मान जाता है। ये लोग यहाँ बात कर ही रहे होते हैं और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांगशान को देखते हैं जिसे ऐसा महसूस होता है कि उसके रूम में कोई है और उसके करीब आ रहा है। लियांगशान यहाँ घबराते हुए नींद में से उठ जाती है और देखती है कि यहाँ पर तो कोई नहीं है और सोचती है कि ये तो बस उसका वहम होगा। ये सोचकर वो पानी पीने के लिए टेबल के पास आती है और अचानक से उसे हीलियन जी की आवाज सुनाई देती है और घबराते हुए पीछे फिरती है और देखती है कि वहाँ पर हीलियन जी है और उसके हाथ से ग्लास नीचे गिर जाता है मगर हीलियन जी वो ग्लास को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने अपने आप को बड़ी अच्छे तरीके से छुपा लिया है फेंग युआन। हीलियन जी यहाँ पर लियांगशान को फेंग युआन कहकर बुलाता है। लियांगशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो हीलियन जी से पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए। तो हीलियन जी कहता है कि मैं चाहूँ तो मैं कहीं पर भी आ जा सकता हूँ, ये तो बस एक क्राउन प्रिंसेस का रूम है, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। ये कहकर वो लियांगशान के करीब आने लगता है। लियांगशान पीछे जा रही होती है और उसे वार्न करती है कि उसके करीब ना आए मगर हीलियन जी नहीं सुनता और इसके सामने एक पेंटिंग को दिखाता है। ये वही पेंटिंग होती है जो कि लियांगशान बनाती है हमेशा और पूछता है कि क्या ये पेंटिंग तुमने बनाई है। लियांगशान इसके सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि पूछती है कि तुम्हारे पास ये पेंटिंग कहाँ से आई। हीलियन जी कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये पेंटिंग तुमने ही बनाई है। हीलियन जी गुस्से में लियांगशान की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लियांगशान बहुत घबरा जाती है और वहाँ पर रखे एक हेयर पिन अपने हाथ में ले लेती है चुपके से। और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांगशान के रूम के बाहर देखते हैं जीजू और डोंगली को। ये दोनों रूम के अंदर जाने से पहले बात कर रहे होते हैं। जीजू डोंगली से कहता है कि लियांगशान को ये मेडिसिन पिलाओ, अगर फिर भी वो होश में नहीं आई तो दूसरे डॉक्टर को ढूंढ कर लेकर आओ। डोंगली मान जाती है और जीजू यहाँ पर अंदर जा रहा होता है। जीजू और डोंगली की ये बातें लियांगशान भी अंदर से सुन लेती है और जीजू को बुलाने जाती है मगर हीलियन से उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे बात करने नहीं देता। बाहर यहाँ जीजू को कुछ महसूस होता है और वो फौरन अंदर चला जाता है मगर अब तक हीलियन जी लियांगशान को लेकर जा चुका था। वहाँ पर शैन आता है और जीजू से कहता है कि उसने वही आदमी को देखा कल रात वाले। ये दोनों यहाँ पर समझ जाते हैं कि लियांगशान उसी के पास होगी और ये घबराते हुए उसे ढूंढने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम हीलियन जी को देखते हैं जो कि लियांगशान को उठाकर कहीं पर लेकर आता है अपनी जगह। यहाँ पर किंग सैंग भी होती है और अंदर जाने से पहले हीलियन जी किंग सैंग से कहता है कि मेरे ऑर्डर के बगैर किसी को भी अंदर आने मत देना। ये कहकर वो लियांगशान को एक रूम में लेकर आता है और उसे वहीं पर फेंक देता है और कहता है कि अपनी एक्टिंग करना बंद करो और मुझे मेरा लियांगली ब्रांच वापस कर दो।
लियांशान को कुछ समझ नहीं आता तो वो घबराते हुए अपने हाथ में रखे हुए हेयर पिन से उसे धमकाती है कि अब उसके करीब ना आए। हिलियन जी को गुस्सा आता है, उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि क्या तुम सच में ये सोचती हो कि इस हेयर पिन से तुम मुझे मार पाओगी। और कहता है कि मुझे मेरा लियांगली ब्रांच वापस कर दो वरना इसका अंजाम तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लियांशान हिलियन जी से कहती है कि उसे ये भी पता नहीं है कि वो कौन है, तो वो कैसे बता सकती है कि लियांगली ब्रांच कहाँ पर है। उसे पता नहीं कि जिस चीज के बारे में वो बात कर रहा है वो चीज क्या है। मगर हिलियन जी इसकी बात नहीं सुनता और इसी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लियांशान को समझ नहीं आता तो वो ईयरपिन अपने गर्दन पर रखकर कहती है कि अगर तुम आगे बढ़े तो मैं खुद को ही मार डालूंगी, फिर तुम्हें वो चीज नहीं मिलेगी जो कि तुम चाहते हो। हिलियन जी लियांशान की इन धमकियों को भी नहीं सुनता और उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है गुस्से में। तो लियांशान अपने आप को इस हेयरपिन की मदद से हार्म करने की कोशिश करती है। हिलियन जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ में से वो हेयरपिन को आग में फेंक देता है। हिलियन जी लियांशान का गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें मरने का इतना शौक है तो फिक्र मत करो, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। तो लियांशान उससे पूछती है कि आखिर तुम हो कौन। ये सवाल सुनकर हम हिलियन जी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जो कि तुम्हारे हाथों मारे गया था कभी। लियांशान के आंखों में आंसू आने लगते हैं और यही आंसू देखकर हिलियन जी की आंखों में भी आने लगते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ हम जीजू को देखते हैं जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ सारे शहर में लियांशान को ढूंढ रहा होता है। यहाँ पर हम किंग सैंग को देखते हैं जो कि हिलियन जी के रूम के बाहर होती है और देखती है कि हिलियन जी रूम के बाहर आ रहा है, तो उसके पास आती है और पूछती है कि क्या जिस लड़की को आप यहाँ पर लेकर आए हैं वो शाओयुन की प्रिंसेस है। तो हिलियन जी किंग सैंग को शाओयुन की क्राउन प्रिंसेस के बारे में पता लगाने के लिए कहता है और कहता है कि उसके बारे में सब कुछ पता लगाओ कि वो कब आई थी और उसका ताल्लुक क्या है यहाँ से। किंग सैंग मान जाती है और वहाँ से जाने जाती है, मगर हिलियन जी उसे रोकता है और कहता है कि कल रात कुछ लोग उसे मारना चाहते थे, ये भी पता लगाओ कि वो लोग कौन है, क्या वो सिर्फ मामूली चोर है या फिर कोई और। किंग सैंग मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांशान को देखते हैं जो कि उसी रूम में बैठी हुई होती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई होती है। यहाँ पर हिलियन जी आता है और हिलियन जी को आता हुआ देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और चुपने लगती है। हिलियन जी वहाँ टेबल पर कुछ रखता है और लियांशान को वहाँ पर बुलाता है, मगर लियांशान उसकी बात नहीं सुन रही थी। तो हिलियन जी उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें इनविटेशन दूं मेरी बात मानने के लिए। लियांशान फिर भी उसकी बात नहीं मानती तो हिलियन जी उसके बाल पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए टेबल के पास लेकर आता है। हिलियन जी लियांशान को कुछ दिखाते हुए कहता है कि ये पाउडर बना है पोमोग्रेनेट के फूल से जो कि मई के महीने में खिलते हैं, और पूछता है कि क्या तुम्हें इसे देखकर कुछ याद आया, मगर लियांशान नहीं कहती। तो हिलियन जी उसे चेयर के ऊपर बैठने के लिए कहता है। लियांशान नहीं सुनती तो हिलियन जी फिर से उसके बाल पकड़ता है और जबरदस्ती उसे चेयर पर बिठा देता है। उसके कान को हाथ लगाता है। लियांशान घबरा जाती है तो उसे पकड़ता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। और उसके कानों को सहराते हुए कहता है कि 3 साल हो गए तुमने इयररिंग्स नहीं पहनी है ना। लियांशान हाँ कहती है। यहाँ पर हिलियन जी एक इयररिंग काटता है और जबरदस्ती लियांशान के कानों में डालता है और लियांशान को फोर्स करता है कि वो खुद को आईने में देखे और याद करे कि वो कौन है और कहाँ से बिलोंग करती है, और कहता है कि तुम शाओयुन सिटी से बिलोंग नहीं करती। ये कहकर वो लियांशान के शोल्डर पर रखे हुए जख्म को दबाने लगता है और कहता है कि मुझे बताओ कि तुमने लियांगली ब्रांच को कहाँ पर रखा है, वरना ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो लियांशान पूछती है कि अगर मैं नहीं बताऊंगी तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। तो हिलियन जी उसे कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दूंगा। ये कहकर वो लियांशान को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम शैंग को देखते हैं जो कि जीजू के पास आता है। जीजू से पूछता है कि लियांशान के बारे में कुछ पता चला है। तो शैंग उसे बताता है कि लियांशान के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन उन्हें एक बात पता चली है कि मार्केट में एक लड़की लियांशान के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, उसके बैकग्राउंड और उसके रिलेशनशिप के बारे में। ये सुनकर जीजू समझ जाता है कि हो ना वो लड़की को पता होगा लियांशान के बारे में। शैंग उसे बताता है कि उसने अपने आदमियों से कह दिया है कि वो लड़की का पीछा करे। जीजू और शैंग उस लड़की से मिलने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम हिलियन जी को देखते हैं जो कि हाथ में अपने एक ट्रे पकड़ा हुआ था। इस ट्रे में जख्म को ठीक करने का सामान रखा हुआ था। वहाँ पर किंग सैंग आती है और हिलियन जी को बताती है कि उसे सब कुछ पता लगाया है क्राउन प्रिंसेस के बारे में, और कहती है कि लोगों ने कहा कि क्राउन प्रिंसेस 3 साल पहले यहाँ पर आई थी और उसे कुछ भी याद नहीं है अपने बारे में। और कहती है कि उन्हीं लोगों ने ये भी कहा है कि क्राउन प्रिंसेस हमेशा एक ट्री के बारे में सभी से पूछते रहती थी। किंग सैंग हिलियन जी को ये भी बताती है कि लियांशान की शादी बहुत जल्द जीजू से होने वाली है। किंग सैंग हिलियन जी को ये सारी बातें पता कर उसे पूछती है कि भला यहाँ की क्राउन प्रिंसेस को हमारी लियांगली ट्री के बारे में कैसे पता है। हिलियन जी उसे बताता है कि क्योंकि लियांगली ट्री का ब्रांच उसी के पास है
और कहता है कि 3 साल से जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा था, आज वो लड़की मुझे मिल गई है, लेकिन पता चला है कि उस लड़की को तो कुछ भी याद ही नहीं है। ये सारी बातें सुनकर किंगसंग समझ जाती है कि लियांशान आखिर कौन है। यहाँ से भी सीन कट होता है और अगले सीन में हम हिलियन जी को लियांशान के कमरे में ही देखते हैं। यहाँ पर वो वही सामान लेकर आता है, जख्म साफ करने वाला, और लियांशान से कहता है कि वो उठकर अपना जख्म साफ करे वरना वो मर जाएगी, और वो नहीं चाहता कि लियांशान इतनी जल्दी मरे। लियांशान उसकी बात नहीं सुन रही थी तो हिलियन जी उसे पकड़ने जाता है, मगर लियांशान उस पर भड़क जाती है और कहती है कि उसे हाथ ना लगाए, मगर हिलियन जी नहीं सुनता और उसके पास आकर बैठ जाता है। हिलियन जी यहाँ पर लियांशान को रोता हुआ देखता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद आया। तो लियांशान बताती है कि मुझे क्या ही याद आ सकता है, जब से तुम मुझे मिले हैं तब से तुम मुझे मारने की कोशिश की है। और उसे कहती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं तुम्हें क्या ही बता सकती हूँ जो तुम चाहते हो। यहाँ पर लियांशान रो रही होती है तो हिलियन जी उसे पूछता है कि क्या तुम ये जानना नहीं चाहती कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता था और हम दोनों कौन थे एक दूसरे के लिए। ये सारी बातें सुनकर लियांशान उसे कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों कौन थे और हमारे बीच में क्या रिश्ता था, और कहती है कि मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। ये सारी बातें सुनकर हिलियन जी को गुस्सा आता है और उसके हाथ में रखी हुई दवाई और फेंक देता है। लियांशान डर जाती है। हिलियन जी उसे जाने के लिए कहता है। अचानक से लियांशान को कुछ समझ नहीं आता और घबराते हुए उठ जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, और वो जाने से पहले अपने कानों में की ईयरिंग वहीं पर रखकर भाग जाती है वहाँ से। यहाँ पर हम हिलियन जी को रोता हुआ देखते हैं और वो अपने आप से कहता है कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है कि सिर्फ मुझे ही सब कुछ याद है। और यहाँ दूसरी तरफ हम जीजू को देखते हैं जो कि मार्केट में लियांशान को ढूंढ रहा होता है, और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांशान को भी देखते हैं इसी मार्केट में, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है और उसे होश ही नहीं होता कि वो कहाँ पर जा रही है। जीजू की नजर अचानक से लियांशान पर पड़ जाती है और वो लियांशान को बुलाता है। लियांशान भी जीजू को देख लेती है और बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी तरफ भागते हुए आगे बढ़ती है। लियांशान जीजू को गले लगा लेती है और जीजू लियांशान को संभालने लगता है। शैंग और बाकी सभी जीजू और लियांशान को घेर लेते हैं। शैन जीजू को बताता है कि कैरेज रेडी है, मगर जीजू से मना करता है और खुद ही उठाकर लियांशान को वहाँ से लेकर जाता है। और इसी बीच हम यहाँ पर हिलियन जी को भी देखते हैं जो कि इन दोनों को छुपके देख रहा होता है। जीजू लियांशान को उसके महल में लेकर आता है, जहाँ पर वो लियांशान के पास आता है और वहीं पर बैठ जाता है और उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है, कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। लियांशान उसे बताती है कि वो ठीक है और उसे कोई चोट भी नहीं लगी। लियांशान जीजू से कहती है कि वो शादी को कैंसिल करना चाहती है क्योंकि जिस आदमी ने आज उसे किडनैप कर लिया था वो आदमी क्लियरली उसके पीछे पड़ा है और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से जीजू या किसी और पर कोई तकलीफ आए। मगर जीजू लियांशान से पूछता है कि क्या तुम सिर्फ उस आदमी की वजह से हमारी शादी को कैंसिल कर रही हो। लियांशान जीजू से कहती है कि अभी तक मुझे मेरी ट्रू आइडेंटिटी मालूम नहीं पड़ी, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ, और इसी बीच ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये सब की वजह से मैं शाओविन सिटी को खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं ये शादी कैंसिल करना चाहती हूँ। मगर जीजू लियांशान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैंने 16 साल की उम्र में ही शाओविन के टॉप वॉरियर्स को हरा दिया और इसके सामने ये एक आदमी तो कुछ भी नहीं है, मैं इसे भी हरा दूंगा। और कहता है कि मैं सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से तुमसे शादी कैंसिल नहीं करूंगा, हमारी शादी जरूर होगी। लियांशान कुछ भी नहीं कहती और यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम हिलियन जी को देखते हैं जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहा होता है। वहाँ पर किंगसंग आती है और हिलियन जी से कहती है कि मैंने उन चोरों के बारे में पता लगा लिया है जो कि लियांशान के पीछे पड़े हुए थे, और हिलियन जी से कहती है कि ये चोर मामूली चोर नहीं है, बल्कि ये तो शाओविन से बिलोंग भी नहीं करते और यहाँ सिर्फ लियांशान को मारने के इरादे से ही आए थे, इनका मकसद कुछ और ही है। ये सारी बातें सुनकर हिलियन जी कहता है कि इसका मतलब ये है कि लियांशान के पीछे हमारे अलावा कोई और भी पड़ा हुआ है। किंगसंग हिलियन जी से पूछती है कि क्या वो कल नहीं जाएगा। हिलियन जी उसे पूछता है कि वो कहाँ पर जाने की बात कर रही है। किंगसंग उसे बताती है कि कल लियांशान और जीजू यानी शाओविन के प्रिंस की शादी होने वाली है। हिलियन जी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता और यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम लियांशान को देखते हैं उसके रूम में जो कि वेडिंग सूट पहनकर तैयार हो रही होती है। यहाँ पर डोंगली उसे तैयार कर रही होती है। लियांशान अभी भी शाओविन सिटी के लिए परेशान होती है और डोंगली से पूछती है कि क्या शाओविन सिटी में कोई हादसा पेश आया है। तो डोंगली से बताती है कि उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्राउन प्रिंस ने और शैंग ने मिलकर सारी सिटी में बहुत सारे वॉरियर्स को तैनात कर दिया है उनकी और लोगों की सेफ्टी के लिए। ये सुनकर लियांशान को थोड़ा अच्छा लगता है। डोंगली से बताती है कि शाओविन सिटी में एक शादी की रस्म होती है जहाँ पर दुल्हा दुल्हन एक दूसरे को अपनी कीमती चीज एक्सचेंज करते हैं।
यहाँ पर हम लियांशान के हाथ में एक हेयर पिन को देखते हैं जो कि पोमोग्रेनेट फ्लावर से बनी होती है। डोंगली इस हेयर पिन को देखकर लियांशान से पूछती है कि क्या वो ये हेयर पिन क्राउन प्रिंस को देने वाली है। तो लियांशान से बताती है कि जब जीजू ने उसे बचाया था और इसे यहाँ पर लेकर आया था उसके पास कुछ भी नहीं था बस इस हेयर पिन के अलावा, और कहती है कि वो आज ये हेयर पिन जीजू को देने वाली है। डोंगली लियांशान को बताती है कि आज वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। लियांशान अपने आप को आईने में देखती है और कहती है कि वो 3 साल से अपने पास के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है लेकिन आज तक उसे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन अब समय आ गया है कि वो पुरानी बातें सब भूलकर जीजू के साथ एक नई शुरुआत करे। और यहाँ अगले सीन में हम शाओलिन सिटी को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से डेकोरेट होता है और यहाँ पर क्राउन प्रिंस की शादी को सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर धूमधाम की शादी मना रहे होते हैं जहाँ पर हम जीजू को भी देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है। शैंग जीजू को बताता है कि उसने सारे शहर में वॉरियर को तैनात कर दिया है ताकि कोई भी बाहर वाला आकर वहाँ पर किसी पर भी हमला ना करे। जीजू यहाँ पर बहुत ही एक्साइटेड होता है शादी के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ हम लियांशान को देखते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इस वेडिंग ड्रेस में। यहाँ पर कुछ लोग लियांशान को उठाए हुए थे और ये सभी लोग लियांशान को लेकर शाओलिन सिटी में आते हैं जहाँ पर लोग लियांशान का स्वागत करते हैं फूलों से। डोंगली लियांशान को बताती है कि ये भी शाओलिन सिटी की एक रस्म है जहाँ पर दूल्हा दुल्हन शाओलिन सिटी के लोगों की ब्लेसिंग लेते हैं और कहती है कि यहाँ से लियांशान को ब्रिज के पास लेकर जाएंगे जहाँ पर वो जीजू से मिलेगी और ये दोनों यहाँ पर अपनी कीमती चीज एक्सचेंज करेंगे, तभी ये शादी पूरी हो जाएगी। लियांशान यहाँ दिल ही दिल में कह रही होती है कि जीजू ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, अगर वो उस दिन उसको नहीं बचाता और पैलेस में नहीं लेकर आता तो वो कब का मर चुकी होती। जीजू के उस पर बहुत सारे एहसानात है और ये भी कहती है कि जीजू ने उससे शादी करने के लिए अपने फादर यानी एम्परर से दुश्मनी भी मोल ली है। ये सारी बातें ये सोच ही रही होती है कि ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर ब्रिज के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर जीजू उसका इंतजार कर रहा होता है। लियांशान कैरेज में से उतरती है और दिल ही दिल में कह रही होती है कि जीजू ने उसके लिए बहुत कुछ किया है इतने सालों से, अब बारी उसकी है कि वो सारे उसके एहसान को चुका दे, इसलिए उसे खुश होना चाहिए कि वो आज जीजू से शादी कर रही है। यहाँ पर हम जीजू को भी देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होता है लियांशान को देखकर। यहाँ पर जोरों शोरों से सभी लोग इन दोनों की शादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लियांशान धीरे से चलकर जीजू के पास आती है और अब बारी होती है इन दोनों को अपनी कीमती चीज एक्सचेंज करने की। और इसी बीच हम हिलियनजी और किंगसैंग को देखते हैं जो कि यहीं पर होते हैं और इन दोनों को शादी करता हुआ देख रहे होते हैं। किंगसैंग हिलियनजी से कहती है कि अपनी कीमती चीज एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के बाद ये दोनों ऑफिशियली मैरिड कहलाएंगे। तो हिलियनजी उसे कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि लियांशान किससे शादी करे, और बस यहाँ पर लियांशान की सेफ्टी को देखने के लिए आया है क्योंकि कुछ लोग अभी भी लियांशान के जान के पीछे पड़े हैं और वो नहीं चाहता कि लियांशान इतनी जल्दी मरे क्योंकि उनका मकसद अभी तक खत्म नहीं हुआ। और यहाँ पर जीजू लियांशान से कहता है कि भले ही तुम्हारी बॉडी वीक हो लेकिन मुझे पता है कि तुम बहुत ही हिम्मत वाली और करेजियस हो, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आता है, और मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा अपने पास के बारे में जानना चाहती हो। इससे ज्यादा कीमती चीज मेरे पास और कुछ भी नहीं थी तुम्हें देने के लिए। ये कहकर जीजू अपना वाला कीमती चीज का बॉक्स ओपन करता है। यहाँ पर शाओलिन स्काई डिस्क रखा हुआ होता है। इसकी मान्यता ये है कि जिसके पास भी ये होता है वो अपना फ्यूचर या पास देख सकता है, और ये भी कहा जाता है कि ये स्काई डिस्क शाओलिन सिटी की बहुत ही कीमती चीज होती है। ये देखकर शैंग शॉक हो जाता है और जीजू से कहता है कि वो ये कीमती चीज लियांशान को कैसे दे सकता है, अगर एम्परर को पता चल गया तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होंगे। मगर जीजू को फर्क नहीं पड़ता कि उसके फादर इसके बारे में क्या सोचते हैं, वो बस चाहता है कि लियांशान का पास उसे पता चले जिसके बारे में वो हमेशा से जानना चाहती थी। यहाँ पर हम हिलियनजी को भी देखते हैं जो कि ये स्काई डिस्क देखकर हैरान हो जाता है और दिल ही दिल में कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये शाओलिन सिटी का स्काई डिस्क अभी भी एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर हम लियांशान को देखते हैं जो कि ये स्काई डिस्क लेने से मना करती है जीजू को। शैंग भी जीजू को समझाता है कि एम्परर पहले से ही उससे नाराज है उसकी शादी को लेकर, और अगर उन्हें पता चला कि जीजू ने ये स्काई डिस्क लियांशान को दिया है तो वो और भी ज्यादा नाराज हो जाएंगे। शैंग जीजू को समझाता है कि वो लियांशान को अपनी दूसरी कीमती चीज दे दे। जीजू इसके लिए मान जाता है और शैंग वो दूसरी चीज लाने के लिए वहाँ से चला जाता है। वो स्काई डिस्क लेकर जीजू लियांशान से कहता है कि जब तक शैंग वो दूसरी चीज लेकर आता है तब तक क्यों ना तुम अपनी कीमती चीज मुझे दे दो। लियांशान इसके लिए मान जाती है और डोंगली के हाथ से वो हेयर पिन लेकर जीजू को दे देती है। जीजू ये हेयर पिन देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे पता है कि ये हेयर पिन लियांशान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मगर हम यहाँ पर हिलियनजी को देखते हैं जो कि ये देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा
रहा होता है कि लियांगशान ने वो हेयरपिन जीजू को दे दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हेयरपिन लियांगशान और हिलियन जी के पास से जुड़ी हुई है। और इसी पीछे हम उस मांस वाले आदमी को देखते हैं जो कि लियांगशान के पीछे पड़ा हुआ था और यहाँ पे आ चुका था और लियांगशान पर हमला करने वाला होता है, मगर हिलियन जी इस हमले को पहले से ही भाप लेता है और लियांगशान को बचा लेता है। लियांगशान को पहले समझ नहीं आता कि हिलियन जी वहाँ पर क्या कर रहा है, तो उस पर भड़क जाती है, मगर देखती है कि कुछ लोग उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और तीर से उसके पर हमला कर रहे हैं। ये देखकर यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और लोग यहाँ से आगे पीछे भागने लगते हैं। जीजू अलर्ट हो जाता है और लियांगशान को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। जीजू के बॉडीगार्ड सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जीजू अपने आदमियों को ऑर्डर करता है कि वो क्राउन प्रिंसेस यानी लियांगशान को वापस पैलेस लेकर जाए। इसके आदमी मान जाते हैं और लियांगशान और डोंगनी को वहाँ से ले जाने लगते हैं। यहाँ पर हिलियन जी और जीजू अपने हाथ में तलवार लिए सभी से फाइट कर रहे होते हैं और सभी को हरा भी रहे होते हैं। और यहाँ पर लियांगशान और डोंगनी यहाँ से निकल रहे होते हैं, मगर बीच में वो गुंडे उन्हें रोक लेते हैं और उन पर हमला करने जाते हैं। ये लोग लियांगशान को मारने ही वाले होते हैं कि बीच में हिलियन जी आ जाता है और लियांगशान को बचा लेता है। हिलियन जी अपना हाथ लियांगशान की तरफ आगे बढ़ाता है ताकि लियांगशान उसका हाथ पकड़ कर ठहर सके, मगर लियांगशान उसके लिए मना करती है और कहती है कि वो खुद अपने आप ठहर सकती है, मगर हिलियन जी उसकी बात नहीं सुनता और लियांगशान को अपने कांधे में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। लियांगशान उसके रोकने की कोशिश करती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मगर हिलियन जी उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जीजू ये सब देख रहा होता है मगर कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। यहाँ पर हम उस मांस वाले आदमी को भी देखते हैं जो कि हिलियन जी और लियांगशान को वहाँ से जाता हुआ देख लेता है। और यहाँ दूसरे सीन में हम हिलियन जी को देखते हैं जो कि लियांगशान को अपने हिडन प्लेस में लेकर आता है। लियांगशान बहुत ही ज्यादा घबराई हुई होती है और जिद करने लगती है कि हिलियन जी से छोड़ दे। हिलियन जी लियांगशान को छोड़ देता है। लियांगशान बहुत ही गुस्सा होती है हिलियन जी पर, उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है, तो हिलियन जी उसे बता देता है कि वो दोनों शादीशुदा है। ये सारी बातें सुनकर लियांगशान बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, तो हिलियन जी उसे बताता है कि उसका रियल नेम फेंग युआन है और वो कभी यांगझाओ की प्रिंसेस हुआ करती थी। हिलियन जी लियांगशान को ये भी बताता है कि उसकी और लियांगशान यानी फेंग युआन की पहले से ही शादी हो चुकी है। यहाँ से मैं लियांगशान को फेंग युआन के करीब बुलाऊंगी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फेंग युआन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो हिलियन जी उसे कहता है कि तुम हमेशा से उस ट्री के बारे में जानना चाहती थी ना, तो आज मैं तुम्हें उस ट्री के पास लेकर जाता हूँ। ये कहकर हिलियन जी अपने दिल में से एक चमकती हुई चीज को बाहर निकालता है। फेंग युआन इस चीज के बारे में हिलियन जी से पूछती है, तो हिलियन जी उसे बताता है कि ये लियांगली ट्री का दिल है। ये कहकर फेंग युआन का हाथ उसके हाथ में रख देता है और यहाँ से ये लोग अलग ही जगह पहुँच जाते हैं जहाँ पर वही दो ट्री होते हैं। फेंग युआन हिलियन जी से पूछती है कि वो लोग कहाँ पर है, तो हिलियन जी उसे बताता है कि वो लिनशुआन सिटी में है। फेंग युआन यहाँ पर वही दो ट्री देखती है जो कि हमेशा से वो अपने ख्वाबों में देखा करती थी और जिसकी वो पेंटिंग बनाया करती थी। हिलियन जी उसे बताता है कि इस ट्री का नाम लियांली है जो कि लिनशुआन सिटी का डिवाइन ट्री है, जिसकी वजह से लिनशुआन सिटी जिंदा था। फेंग युआन इस ट्री के पास जाती है और उसे देखते हुए हिलियन जी से पूछती है कि आखिर इस ट्री की हालत ऐसे कैसे हो गई, तो हिलियन जी उसे कहता है कि ये ट्री वैसा ही हुआ करता था जैसे कि तुम उसकी पेंटिंग बनाया करती थी और अब ये जात मरने की कगार में आ चुका है और ये सब कुछ हुआ तुम्हारी वजह से। हिलियन जी फेंग युआन को बताता है कि 4 साल पहले इन्होंने इसी ट्री के सामने एक दूसरे से शादी की थी और इसी ट्री के सामने इन्होंने एक दूसरे से वादा भी किया था कि वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे और हमेशा साथ में रहेंगे। ये सारी बातें सुनकर फेंग युआन हिलियन जी से कहती है कि उसे यकीन नहीं आ रहा हिलियन जी की बातों पर, तो हिलियन जी फेंग युआन को यकीन दिलाने के लिए उसका बर्थ मार्क के बारे में बात करने लगता है जो कि उसके चेस्ट के नीचे है। इस बर्थ मार्क की बात सुनकर फेंग युआन को गुस्सा आता है और उस पर भड़क जाती है, तो हिलियन जी भी उस पर भड़क जाता है और कहता है कि गुस्सा तो मुझे करना चाहिए जो कि तुमने मेरे साथ किया है। ये कहकर वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फेंग युआन पीछे जा रही होती है और गलती से वो नीचे गिर जाती है और उसका हाथ उस ट्री पर पड़ जाता है और उसे एक पिक्चर दिखाई देती है जहाँ पर वो और हिलियन जी साथ में होते हैं। ये एक फ्लैशबैक होता है जो कि इस ट्री की वजह से फेंग युआन को आया है। इस फ्लैशबैक को देखकर फेंग युआन समझ जाती है कि हिलियन जी जो कह रहा है वो सच है। फेंग युआन हिलियन जी से पूछती है कि तुम लियांली ब्रांच के बारे में बात कर रहे थे ना, मुझे पता हो कि वो चीज क्या है, तो हिलियन जी कहता है कि लियांली यानी इस ट्री का नाम है और ब्रांच यानी टहनी। शॉर्ट में कहे तो इस झाड़ की टहनी को ही लियांली ब्रांच कहते हैं। हिलियन जी फेंग युआन को बताता है कि इस झाड़ की 2 टहनियां थे, एक टहनी उसके पास है जो कि वो अपने दिल से काट कर दिखाता है फेंग युआन को, और दूसरी टहनी उसने फेंग युआन को दिया था उनकी शादी वाले दिन। ये सारी बातें सुनकर फेंग युआन हिलियन जी से पूछती है कि उसे ऐसा क्या करना होगा कि ये ट्री वापस से जिंदा हो जाए, तो हिलियन जी उसे बताता है कि उसे किसी भी तरीके से याद करना होगा कि उसने लियांली ब्रांच को कहाँ पर रखा है। अगर उसे याद आ जाता है और उसे वो मिल जाता है तो वो उसे हिलियन जी को देगी,
इसके बाद हिलियनजी उन दोनों टहनी को मिलाकर इस जार को वापस से जिंदा कर देगा और उसके क्लैन के मेंबर जो कि इस ट्री के नीचे सील है उनको अनसील कर देगा और इनकी जान बचा लेगा। ये कहकर हिलियनजी उस लियांली ब्रांच को वापस से अपने दिल में डाल देता है। फेंग युआन हिलियनजी से कहती है कि अगर ये लिन शुआन है तो क्या वो थोड़ी देर और यहाँ पर रह सकती है ताकि उसे याद आ जाए कि उसने लियांली ब्रांच को कहाँ पर रखा है, मगर हिलियनजी इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि ये रियल लिन शुआन सिटी नहीं है बल्कि ये तो बस एक छलावा है जो कि उसने इस ट्री के हार्ट की मदद से क्रिएट किया था। ये सारी बातें सुनकर फेंग युआन हिलियनजी से रियल लिन शुआन सिटी के बारे में पूछती है तो हिलियनजी उसे बताता है कि रियल लिन शुआन सिटी पहले की तरह नहीं रहा, वहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया है, ना कोई जीता जाता इंसान रहता है और ना ही पेड़ है और ना ही पौधे हैं। और कहता है कि वहाँ पर एक पॉइजनस गैस फैल चुकी है जिसकी वजह से कोई भी अगर वहाँ पर जाता है तो दोबारा लौट के नहीं आता। और कहता है कि ये सब कुछ हुआ तुम्हारे वजह से, तुमने ही हमारे शहर को तबाह करके रख दिया है। तो फेंग युआन उसे पूछती है कि अगर हम दोनों की शादी हो चुकी है तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो हिलियनजी उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच क्या रिश्ता था, मुझे बस अपने क्लैन मेंबर और लियांली ट्री को बचाना है और इसके लिए अगर मुझे तुम्हें मानना भी पड़ेगा तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। अचानक से फेंग युआन को कुछ होने लगता है तो हिलियनजी उसे बताता है कि भले ये एक छलावा है लेकिन वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रह नहीं सकते। ये कहकर वो अपने चेस्ट में से वही शाइनिंग वाला ऑब्जेक्ट बाहर निकालता है जो कि इस लियांली ट्री का हार्ट है। वो अपने हाथ में रखता है और फेंग युआन उसके हाथ में हाथ रखती है और यहाँ से ये लोग वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। फेंग युआन हिलियनजी से पूछती है कि क्या तुम फिर दोबारा मुझे यहाँ पर कैद कर रखोगे। तो हिलियनजी कहता है कि तुम चाहे तो यहाँ से जा भी सकती हो और क्राउन प्रिंस से शादी भी कर सकती हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो फेंग युआन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना सब कुछ जानने के बाद क्राउन प्रिंस से शादी करूंगी। और कहती है कि अगर मैंने तुम्हारा लियांली ब्रांच लिया है तो मैं उसे जरूर ढूंढकर तुम्हें वापस कर दूंगी। तो हिलियनजी कहता है कि आज से तुम यहीं पर रहोगी और जब तक तुम मुझे मेरा लियांली ब्रांच वापस नहीं कर देती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। ये कहकर हिलियनजी वहाँ से जाने वाला होता है मगर फेंग युआन उसे रोकती है और पूछती है कि क्या वो सिर्फ आज रात के लिए वापस जा सकती है क्योंकि जीजू परेशान होगा उसके लिए, और सिर्फ उसे जाकर बताएगी कि वो यहाँ पर रह रही है। मगर हिलियनजी इसकी बात नहीं सुनता, उसे जबरदस्ती एक रूम में लाकर बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फेंग युआन मिरर के सामने बैठकर अपने बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है कि हिलियनजी उससे इतना बड़ा झूठ नहीं कह सकता, वो जरूर उसकी वाइफ हुआ करती होगी और इरादा करती है कि वो हिलियनजी को उसका लियांली ब्रांच जरूर ढूंढकर वापस कर देगी। युआन यहाँ पर जीजू के बारे में सोच रही होती है, इसी वक्त उसके दरवाजे पर एक नॉक आती है तो बाहर आकर देखती है वहाँ पर किसी ने उसके लिए खाना रखा था। ये देखकर ये कंफ्यूज हो जाती है मगर फिर भी वो खाना लेकर अंदर आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये खाना रखने वाली और कोई नहीं बल्कि किंगसैंग होती है। हिलियनजी किंगसैंग को युआन के रूम के बाहर देखता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो किंगसैंग उसे बताती है कि वो युआन के लिए कुछ खाना लेकर आई थी क्योंकि उसे पता है कि युआन कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाई है। तो हिलियनजी उसे कहता है कि मैंने तुमसे इतना सारा नहीं पूछा। ये कहकर वो जाने वाला होता है मगर किंगसैंग उसे रोकती है, पूछती है कि क्या वो युआन के लिए कुछ कपड़े भी लेकर जाए, मगर हिलियनजी इसका कोई जवाब नहीं देता, वहाँ से चला जाता है। मगर किंगसैंग समझ जाती है कि हिलियनजी ने हाँ कहा है तो युआन के कमरे के बाहर कुछ कपड़े भी रख देती है और उसे नॉक करती है। युआन यहाँ पर आकर बाहर देखती है और वो कपड़े लेकर अंदर जाती है और सोचने लगती है कि ये कपड़े हिलियनजी ने उसके लिए भेजे होंगे। हम हिलियनजी और किंगसैंग को देखते हैं। यहाँ पर हिलियनजी पौधों को पानी दे रहा होता है और किंगसैंग से कहता है कि पता लगाओ कि जिन लोगों ने कल रात फेंग युआन पर हमला किया था क्या वो लोग वही थे जिन्होंने उस दिन भी फेंग युआन पर हमला किया था। किंगसैंग इसके लिए मान जाती है और हिलियनजी से कहती है कि जीजू और उसके बॉडीगार्ड उन्हें ही ढूंढ रहे हैं। मगर हिलियनजी को इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे पता है कि वो उन सबको हैंडल कर लेगा अकेले। किंगसैंग वहाँ से जाने वाली होती है मगर वहाँ पर फेंग युआन आती है। किंगसैंग फेंग युआन को लेडी कहकर पुकारती है यानी हिलियनजी की वाइफ, मगर फेंग युआन किंगसैंग से कहती है कि उसको लेडी कहकर ना पुकारे। किंगसैंग मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। फेंग युआन हिलियनजी के पास आती है और उसे कहती है कि मुझे आज किसी भी तरीके से जीजू से मिलना है, मगर हिलियनजी इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जब तक तुम मुझे मेरा लियांली ब्रांच ढूंढकर नहीं दे देती तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तो फेंग युआन उससे कहती है कि कल रात मैंने बहुत सोचा और मैंने तय कर लिया है कि मैं उस बातों पर बिलीव करूंगी जो कि तुमने मुझसे कहा है, और इसी नाते मैं बिलीव करती हूँ कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। मगर मुझे ये बात जीजू को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि क्यों मैं उससे शादी नहीं कर सकती। और कहती है कि एक बार वो जीजू से बात करना चाहती है और उसके बाद वो वापस हिलियनजी के पास आ जाएगी, उसका लियांली ब्रांच उसको ढूंढने में उसकी हेल्प करेगी और जो भी गलती उसने पास्ट में की है वो उन सबको सुधारेगी। हिलियनजी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, मगर फेंग युआन उसके लिए मना करती है और कहती है कि वो अकेले ही जा सकती है। तो हिलियनजी उसे कहता है तुम्हारी जान को खतरा है, अगर तुम अकेले चली जाओगी तो
वो लोग फिर से तुम्हारी जान के पीछे पड़ जाएंगे और जब तक मुझे लियानली ब्राइस नहीं मिल जाता तब तक मेरे लिए तुम्हारी जान बहुत ही कीमती है। ये सुनकर फेंग युआन मान जाती है और यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम जीजू को उसके पैलेस में देखते हैं जो कि फेंग युआन के लिए बहुत ही परेशान होता है कि वो कहाँ पर चली गई है। वहाँ पर शैंग आता है और जीजू को बताता है कि उन्होंने हिलियन जी के बारे में पता लगा लिया है और उन्हें पता चला है कि हिलियन जी 6 महीने पहले शाओयू सिटी में आया था और उसने एक माउंटेन एरिया में अपना घर भी बना लिया है, जिसे वो नैन्सी गार्डन कहकर बुलाता है और कहता है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जीजू शैंग को ऑर्डर करता है कि वो जल्दी से हिलियन जी के बारे में पता लगाए। शैंग मान जाता है और वहाँ से जाने वाला होता है, मगर देखता है कि हिलियन जी वहाँ पर आ रहा है फेंग युआन के साथ। शैंग अपनी तलवार हिलियन जी की तरफ करता है ताकि वो कोई अटैक ना कर पाए। हिलियन जी फेंग युआन को लेकर जीजू के पास आता है। जीजू फेंग युआन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ ले लेता है उसे। जीजू अपनी तलवार हिलियन जी की तरफ करता है और उसे पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की। तो फेंग युआन जीजू की तलवार को नीचे करती है और उसे कहती है कि उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हिलियन जी ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया और कहती है कि हिलियन जी सच कह रहा है और लिनशुआन का यंग मास्टर है। ये बात सुनकर जीजू कहता है कि हिलियन जी यंग मास्टर कैसे हो सकता है जबकि लिनशुआन का यंग मास्टर तो 3 साल पहले ही मर चुका है और सारा का सारा लिनशुआन सिटी ही गायब हो चुका है। जीजू की ये बात सुनकर फेंग युआन हिलियन जी से कहती है कि तुम तो लिनशुआन के यंग मास्टर हो ना, तुम्हें तो पता होगा कि तुम कैसे अपने आइडेंटिटी जीजू को प्रूव कर सकते हो। फेंग युआन की ये बात सुनकर हिलियन जी जीजू से कहता है कि 10 साल पहले शाओलिन के एम्परर यानी जीजू के फादर को एक बैटल में बहुत ज्यादा चोट लगी थी और एक्सीडेंटली लिनशुआन सिटी आए थे, जहाँ पर लिनशुआन सिटी के लोगों ने उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की थी और उनकी सहायता की थी और कई महीनों तक लिनशुआन सिटी में ही रहे थे और जब वो ठीक हो गए थे तब लिनशुआन सिटी के लोगों ने उन्हें वापस शाओलिन सिटी में लाकर छोड़ दिया था। हिलियन जी की ये सारी बातें सुनकर जीजू दिल ही दिल में कह रहा होता है कि ये बात तो सच है कि उसके फादर अचानक से कहीं पर गायब हो गए थे और कई महीनों के बाद वापस लौट कर आए थे, लेकिन ये बात उन्होंने शाओलिन सिटी में किसी को भी नहीं बताया और सीक्रेट रखा था। हिलियन जी की ये सारी बातें सुनकर जीजू को यकीन आ जाता है कि हिलियन जी ही लिनशुआन सिटी का यंग मास्टर है। फेंग युआन जीजू की तलवार को नीचे करती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जीजू मान जाता है। फेंग युआन हिलियन जी से कहती है कि क्या वो उन दोनों को अकेले छोड़ सकता है, मगर हिलियन जी इसके लिए तैयार नहीं होता तो फेंग युआन जीजू को लेकर वहाँ से कहीं और चली जाती है। हिलियन जी उनके पीछे जाने वाला होता है मगर शैंग उसे रोकता है और कहता है कि वो वहीं पर रुके। हिलियन जी मान जाता है और यहाँ दूसरी तरफ हम फेंग युआन और जीजू को उनके रूम में देखते हैं, जहाँ पर फेंग युआन जीजू को सारी बात बताती है और एंगेजमेंट कैंसिल करने के लिए कहती है, मगर जीजू फेंग युआन पर भड़क जाता है और कहता है कि तुम तो उस आदमी से सिर्फ 3 ही बार मिली थी तो तुम कैसे उस आदमी पर बिलीव कर सकती हो जब उसने कहा कि वो तुम्हारा हस्बैंड है। फेंग युआन जीजू को समझाने की कोशिश करती है मगर वो समझ ही नहीं रहा था। तो फेंग युआन कहती है कि वो कभी भी शाओलिन सिटी को खतरे में डालना नहीं चाहती थी, मगर जो भी आजकल हो रहा है शाओलिन सिटी में वो सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। तो जीजू से कहता है कि जो भी कल रात को हुआ वो उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है और ये भी कि वो किसने किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके साथ अपनी एंगेजमेंट कैंसिल करेगा। और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि फेंग युआन का पास क्या था। तो फेंग युआन से कहती है कि क्या होगा अगर मैं सच में किसी और की वाइफ होंगी तो, और कहती है कि मेरी और तुम्हारी शादी की वजह से शाओलिन सिटी डेंजर में आ सकता है। मगर जीजू अभी भी तैयार नहीं होता फेंग युआन की बात मानने के लिए और कहता है कि अगर तुम हिलियन जी से डर रही हो तो कोई बात नहीं, मैं उससे जाकर बात करूंगा और देखूंगा कि उसकी हिम्मत कैसी होती है कि वो तुम्हें मुझसे दूर करे। ये कहकर वो बाहर आता है हिलियन जी से बात करने के लिए। फेंग युआन भी बाहर आती है। जीजू हिलियन जी से कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए तैयार हूँ कि तुम लिनशुआन सिटी के यंग मास्टर हो और मैं तुम्हारी लिनशुआन सिटी का बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ कि तुमने हमारी हेल्प की है बहुत बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बात पर बिलीव करता हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता पति पत्नी वाला रिश्ता है। और कहता है कि जब तक फेंग युआन की याददाश्त वापस नहीं आ जाती और ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि तुम दोनों सच में पति पत्नी हो तब तक मैं अपनी एंगेजमेंट फेंग युआन के साथ कैंसिल नहीं करूंगा। और कहता है कि क्यों ना हम आपसी दुश्मनी साइड में रखे और साथ में मिलकर फेंग युआन की याददाश्त को वापस लाने का तरीका ढूंढे और इसके लिए चाहे तो तुम यहाँ पर रह भी सकते हो मेरे मेंशन में। ये बात सुनकर हिलियन जी जीजू से कहता है कि तुम्हारे मेंशन में रहना इसका मतलब ये है कि फेंग युआन को ज्यादा खतरे में डालना, क्योंकि वो लोग जो कि फेंग युआन के पीछे पड़े हुए हैं और यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। और कहता है कि फेंग युआन सिर्फ मेरे साथ ही सेफ है। तो जीजू कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम ही उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो। इन दोनों को लड़ता हुआ देखकर फेंग युआन बीच में आती है और कहती है कि वो सब कुछ हैंडल कर पाएगी, लेकिन ये दोनों उसकी बात नहीं सुनते। जीजू फेंग युआन का हाथ पकड़ता है और हिलियन जी से कहता है कि यह अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि फेंग युआन तुम्हारी वाइफ है, लेकिन ये बात कंफर्म है कि फेंग युआन मेरी फियांसे है और एक मर्द किसी और मर्द को कैसे अलाउ कर सकता है कि वो उसकी फियांसे को प्रोटेक्ट करे।
ये बात कहकर जीजू हीलियन जी से कहता है कि अगर फेंग युआन यहाँ पर रहने से खतरे में आती है तो क्यों ना तुम फेंग युआन को अपने साथ लेकर जाओ, लेकिन एक ही शर्त पर कि मैं भी वहाँ पर आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। हीलियन जी इसके लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जीजू को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर शैंग भी होता है। शैंग जीजू से पूछता है कि क्या वो हीलियन जी की सारी बातों पर बिलीव करता है, तो जीजू से बताता है कि वो हीलियन जी पर बिलीव नहीं करता, लेकिन अगर वो सच में लिंचुआन सिटी का यंग मास्टर है तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि लिंचुआन सिटी ने सच में उन पर बहुत सारे एहसानात किए हैं। तो शैंग उसे पूछता है कि क्या होगा अगर हीलियन जी जो कह रहा है वो सब कुछ सच है और फेंग युआन उसकी वाइफ है, तो वो क्या करेगा। जीजू को कुछ समझ नहीं आता और वो शैंग की बातों को अवॉइड करना चाहता था, इसलिए वो शैंग को वहाँ से भेज देता है कुछ काम से। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर हीलियन जी आता है। जीजू हीलियन जी को आता हुआ देखकर उसे अवॉइड करने के लिए वहाँ से जा रहा होता है, मगर हीलियन जी उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम सच में फेंग युआन की याददाश्त को वापस लाना चाहते हो तो एक तरीका है जिससे फेंग युआन की याददाश्त वापस आ सकती है। जीजू हीलियन जी की बातें सुनने के लिए रुक जाता है, तो हीलियन जी से कहता है कि वो शाओलिन सिटी का स्काई डिस्क यूज कर सकता है, बस उसी की मदद से ही फेंग युआन की याददाश्त वापस आ सकती है और वो अपने पास्ट को जान सकती है। हीलियन जी की ये बात सुनकर जीजू से बताता है कि उसे वो स्काई डिस्क यूज करना नहीं आता। शाओलिन सिटी का स्काई डिस्क बहुत ही कीमती है और उसे यूज करने का तरीका सिर्फ शाओलिन सिटी के एम्परर को ही पता है, और ऐसा कहा जाता है कि शाओलिन सिटी का स्काई डिस्क जिंदगी में बस एक ही बार यूज कर सकते हैं। और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि वो स्काई डिस्क को कैसे यूज करते हैं तो मैं कब का यूज कर चुका होता और अब तक फेंग युआन की याददाश्त वापस आ चुकी होती, लेकिन उसका तरीका बस एम्परर को ही पता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेंग युआन को देखते हैं डोंगली के साथ। ये यहाँ पर आती है और देखती है कि हीलियन जी और जीजू आपस में लड़ रहे हैं। ये देखकर वो जल्दी से इनके पास आती है और पूछती है कि क्या तुम फिर से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हो। तो जीजू से कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं इस आदमी से नहीं लड़ूंगा जब तक ये तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर इससे तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। जो कि ये सारी बातें सुनकर हीलियन जी जीजू से कहता है कि मैं अकेला ही इसका दुश्मन नहीं हूँ, बाहर बहुत सारे लोग हैं जो कि फेंग युआन को मारना चाहते हैं। और पूछता है कि अगर फेंग युआन इतनी अच्छी होती तो कोई इसका दुश्मन क्यों होता। ये बात सुनकर जीजू भड़क जाता है और कहता है कि मुझे तो लगता है कि फेंग युआन के सबसे बड़े दुश्मन तो तुम ही हो। यहाँ से ये दोनों फिर से फाइट कर रहे होते हैं। फेंग युआन इनके बीच में आती है और कहती है कि पहली बार उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था तब मैंने उनका चेहरा देख लिया था, तो मैं अब उनकी तस्वीर बनाकर तुम दोनों को दे सकती हूँ ताकि तुम दोनों पता लगाओ कि वो आदमी कौन है और मुझसे क्या चाहते हैं। हीलियन जी और जीजू अभी भी एक दूसरे को गुस्से भरी नजर से देख रहे होते हैं। वहाँ पर शैंग आता है और जीजू को बताता है कि उसके फादर यानी एम्परर वापस आ चुके हैं और उसे मिलना चाहते हैं अभी के अभी। जीजू के पास और कोई चारा नहीं होता और वो ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है अपने फादर से मिलने के लिए। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम इन्हीं दो मास्क वाले आदमियों को देखते हैं, जिनमें से एक उसका मास्टर होता है और दूसरा उसका सर्वेंट होता है। सर्वेंट अपने मास्टर से पूछता है कि आखिर हीलियन जी के पास इतने पावर्स आती कहाँ से है, वो अचानक से यहाँ से उधर इतनी जल्दी कैसे पहुँच जाता है। तो उसका मास्टर उसे बताता है कि हीलियन जी को पावर मिलती है लियांली ट्री के दिल से, जो कि हीलियन जी के पास है। यहाँ पर हम इस मास्टर के हाथ में भी लियांली ट्री का आधा दिल देखते हैं। आधा दिल हीलियन जी के पास है और दूसरा आधा इसी के पास है, और कहता है कि अगर मुझे भी पता चल जाता है कि इस हार्ट को कैसे एक्टिवेट करते हैं तो मेरे पास भी हीलियन जी जितनी पावर आ जाएगी। सर्वेंट अपने मास्टर से फेंग युआन के बारे में पूछता है और पूछता है कि क्या वो फेंग युआन को अभी किडनैप करे, मगर इसका मास्टर से मना कर देता है और कहता है कि उन्हें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर अपने सर्वेंट को ऑर्डर देता है कि वो शाओलिन सिटी में जाकर शाओलिन सिटी के कुछ लोगों को उठाकर लेकर आए जिनका कनेक्शन लिंचुआन सिटी की ब्लड लाइन से है, ताकि वो उनके ब्लड की मदद से इस हार्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश करे। उसका सर्वेंट मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ से भी सीन कट होता है। अगले सीन में हम जीजू को देखते हैं जो कि अपने फादर से मिलने के लिए पैलेस में आता है। जीजू के फादर यानी एम्परर बहुत ही गुस्सा होते हैं जीजू से, क्योंकि जीजू पहले तो उनकी मर्जी के बगैर फेंग युआन से शादी करना चाहता था और दूसरी बात के उसकी वजह से शाओलिन सिटी में इतना बड़ा खतरा आ चुका है। और कहते हैं कि पहले तो उस लड़की की वजह से हमारे शहर में बहुत सारी मुश्किलें आ चुकी है और ऊपर से तुम हमारा शाओलिन सिटी का स्काई डिस्क उसे देने के लिए तैयार हो गए। जीजू यहाँ अपने फादर यानी एम्परर से बहस करने लगता है कि वो फेंग युआन को बहुत ज्यादा पसंद करता है और उसे प्यार करता है, इसलिए वो अपनी कीमती चीज उसे देना चाहता था। इसलिए शाओलिन सिटी के स्काई डिस्क ज्यादा कीमती उसके लिए और कुछ भी नहीं है। इस बात पर इन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है और ये दोनों अपनी अपनी तलवार निकाल कर यहाँ पर फाइट करना शुरू करते हैं। एम्परर जीजू को समझाते हैं कि वो फेंग युआन से अपने एंगेजमेंट को कैंसिल करे, मगर जीजू इसके लिए तैयार नहीं होता। तो एम्परर कहते हैं कि अगर तुम अपने एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करोगे तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जीजू सजा के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपने एंगेजमेंट कैंसिल नहीं करना चाहता था। तो एम्परर ऑर्डर करते हैं कि वो जीजू को जेल में
डाले। जीजू कहता है कि किसी को भी ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ही चला जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम हिलियनजी और फेंग युआन को देखते हैं। हिलियनजी फेंग युआन पर भड़क रहा होता है कि उसने आज सारा दिन बर्बाद कर दिया है और कहता है कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहिए बेकार की चीजों में और लियांली ब्रांच को ढूंढने का तरीका सोचना चाहिए। हिलियनजी फेंग युआन को अपने साथ ले जाना चाहता था मगर फेंग युआन उसके साथ जाने से मना करती है क्योंकि जीजू को एम्परर ने बुलाया है और उसे पता है कि एम्परर ने उसे शादी के रिलेटेड कुछ बात करने के लिए ही बुलाया होगा। फेंग युआन को पता है कि एम्परर ने जरूर जीजू को डांटने के लिए ही बुलाया होगा। तो हिलियनजी कहता है कि तुझे बेकार की चीजों में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उसे क्या फर्क पता है कि जीजू के साथ क्या हो रहा है। इस बात पर फेंग युआन भड़क जाती है और कहती है कि शाओलिन सिटी में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है और वो ऐसे ही सब चीजों को इग्नोर करके हिलियनजी के साथ नहीं जा सकती और कहती है कि मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं तुम्हें लियांली ब्रांच ढूंढ कर दे दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाकी चीजों को इग्नोर करूं और बस तुम्हारे साथ चल पड़ूं। उसकी कुछ और भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शाओलिन सिटी की तरफ। ये सारी बातें सुनकर हिलियनजी कहता है कि इतनी अच्छी बातें कहना बंद करो क्योंकि तुम ऐसा कभी नहीं सोचती थी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरे सीन में हम हिलियनजी को देखते हैं जो कि म्यूजिक प्ले कर रहा होता है और फेंग युआन के बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि क्या सच में फेंग युआन का कैरेक्टर ऐसा है कि वो दूसरों के बारे में सोच रही है और अपने बारे में नहीं। लेकिन फेंग युआन ने जो कुछ भी उनके साथ किया है वो बहुत ही बुरा किया है, तो अचानक से फेंग युआन की पर्सनैलिटी कैसे बदल सकती है। हिलियनजी इसके बारे में सोच ही रहा होता है कि पीछे से वहाँ पर किंगसैंग आती है अपने हाथ में 2 पोमोग्रेनेट लेकर। किंगसैंग एक पोमोग्रेनेट हिलियनजी को देती है और उसे परमिशन पूछती है कि क्या वो दूसरा वाला पोमोग्रेनेट फेंग युआन को देकर आए। हिलियनजी कुछ नहीं कहता, बस कहता है कि फेंग युआन ने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम अपना एहसान चुका सकती हो ये पोमोग्रेनेट देकर। ये बात सुनकर किंगसैंग समझ जाती है कि हिलियनजी ने उसे हाँ कहा है तो खुश होकर वहाँ से जाने वाली होती है। हिलियनजी उसे रोकता है और पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि फेंग युआन की पर्सनालिटी कैसी है। ये बात सुनकर किंगसैंग रुक जाती है और हिलियनजी से कहती है कि उसे ये तो नहीं पता कि फेंग युआन और लिनशुआन सिटी के बीच में क्या हुआ था और अचानक से लिनशुआन सिटी कैसे गायब हो गया और इसमें फेंग युआन का क्या हाथ है। लेकिन उसे इतना जरूर पता है कि फेंग युआन बुरी लड़की नहीं है और हिलियनजी से कहती है कि वो एक आउटसाइडर है और उसे इस बात पर कमेंट करने का कोई हक नहीं बनता। लेकिन वो एक बात हिलियनजी से कहना चाहती है कि जरूर हिलियनजी को कुछ गलतफहमी हुई होगी फेंग युआन को लेकर। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ हिलियनजी उसके बारे में सोचते रहता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेंग युआन को हिलियनजी के रूम के बाहर देखते हैं मगर वहाँ पर हिलियनजी नहीं होता और किंगसैंग वहाँ पर आती है तो फेंग युआन उसे बताती है कि उसे कुछ राइटिंग मटेरियल की जरूरत है हिलियनजी से। किंगसैंग से कहती है कि वो कल उसके लिए लेकर आएगी जो कुछ भी वो चाहती है। किंगसैंग यहाँ फेंग युआन को पोमोग्रेनेट यानी अनार देती है जो कि फेंग युआन खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है। फेंग युआन इस अनार को आधा उसे दे देती है और आधा खुद रख लेती है। किंगसैंग यहाँ फेंग युआन को पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करती है कि किस तरह फेंग युआन ने उसे पहले अनार खाना सिखाया था और वो दिखाती भी है कि अनार को कैसे खाते हैं। वो अनार के एक बीज को लेकर फेंकती है और मुंह में पकड़ लेती है। ये देखकर फेंग युआन पहले तो हैरान हो जाती है लेकिन वो भी ट्राई करती है। ये दोनों यहाँ पर हंसते हुए ये सब ट्राई ही कर रहे होते हैं कि दूसरी तरफ हम यहाँ पर हिलियनजी को देखता है जो कि फेंग युआन को हंसता हुआ देखकर ये भी मुस्कुराने लगता है और उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है। यहाँ पर हम हिलियनजी का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग युआन को ये अनार खाने का तरीका और किसी ने नहीं बल्कि हिलियनजी ने ही सिखाया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग युआन और हिलियनजी बहुत ही हंसते खेलते कपल्स हुआ करते थे लेकिन अचानक से क्या हो गया कि इनके बीच दूरियां आ गई। यहीं पर ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हिलियनजी फेंग युआन को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और अचानक से फेंग युआन की नजर हिलियनजी पर पड़ती है जो कि उसी को ही देके जा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि किंगसैंग और फेंग युआन कुछ बातें करते हुए अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। वहाँ पर अचानक से हिलियनजी आता है और इन दोनों को रोक लेता है। हिलियनजी को अचानक से आता हुआ देखकर फेंग युआन थोड़ी सी घबरा जाती है मगर हिलियनजी से कुछ बात करना चाहता था इसलिए वो किंगसैंग को वहाँ से भेज देता है। किंगसैंग वहाँ से चली जाती है और बिना कुछ कहे हिलियनजी फेंग युआन के करीब आने लगता है। फेंग युआन थोड़ी सी घबरा जाती है तो हिलियनजी उसे कहता है कि वो हिल्ला डुला बंद करे, उसे कुछ चेक करना है। ये कहकर वो फेंग युआन के कपड़ों को शोल्डर में से स्लाइटली ओपन करता है जिसको देखकर फेंग युआन नर्वस फील कर रही होती है और हिलियनजी को देख रही होती है। हिलियनजी फेंग युआन के अंदर से कुछ चेक करने लगता है और दिल में कह रहा होता है कि कहीं लियांली ब्रांच इसी के अंदर तो नहीं है, कहीं फेंग युआन ने मेरी तरह मेरे लिए एक सेक्रीफाइस रिचुअल तो नहीं किया जिससे लियांली ब्रांच इसी के अंदर हो जैसे कि मेरे अंदर है। मगर हिलियनजी को पता चलता है कि लियांली ब्रांच फेंग युआन के अंदर नहीं है तो पीछे हट जाता है। फेंग युआन अपने कपड़े ठीक कर लेती है और पूछती है कि क्या तुम्हें लियांली ब्रांच मिल गया। तो हिलियनजी उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं अब क्या कर रहा था। तो फेंग युआन बताती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम इसी तरह अपने अंदर से लियांली ब्रांच बाहर निकालते हो। और पूछती है कि क्या मेरा भी लियांली ब्रांच मेरे अंदर है।
ये सुनकर हिलियन सरकास्टिक टोन में फेंग युआन से कहता है कि ये कभी नहीं हो सकता कि लियांली ब्रांच तुम्हारे अंदर हो, क्योंकि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। इसको करने के लिए प्यार की जरूरत है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जाते हुए हिलियन अपने दिल में कह रहा होता है कि लियांली ब्रांच को अपने अंदर रखने का मतलब ये एक प्रॉमिस की तरह है जो कि हम अपने पार्टनर से करते हैं। जब हमारा पार्टनर मुश्किल में हो या फिर मुसीबत में हो या फिर मरने की हालत में हो तो हम लियांली ब्रांच की वजह से उसकी जगह पर हम मर सकते हैं। लेकिन हिलियन को पता है कि फेंग युआन कभी ये सब नहीं करेगी उसके लिए, और कहता है कि अगर तुम ये रिचुअल करती तो यहाँ पर आज जिंदा नहीं होती। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। फेंग युआन हिलियन को देखकर दिल में कह रही होती है कि आखिर इसने ऐसा क्यों कहा कि ये मैं नहीं कर सकती। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंग युआन को अपने ड्रेसिंग टेबल के पास देखते हैं, जहाँ पर वो अपने चीजों को देखकर याद कर रही होती है। इसके हाथ में वही पाउडर होता है जो कि हिलियन ने उसको दिया था। ये कह करके फेंग युआन यही पाउडर पहले यूज किया करती थी, जो कि पोमोग्रेनेट के फ्लावर से बना हुआ है, जो कि मई के महीने में खिलते हैं। फेंग युआन याद करती है कि यहाँ पर रखे बहुत सारी चीजें पोमोग्रेनेट से ही रिलेटेड है, और कल रात को भी किंगसन ने उसको पोमोग्रेनेट दिया था, और उस दिन भी जब हिलियन ने उसको एक इयरिंग पहनाया था वो भी पोमोग्रेनेट से ही बना हुआ था। यहाँ तक कि वो हेयर पिन जो कि वो जीजू को देने वाली थी अपनी शादी वाले दिन, वो भी पोमोग्रेनेट की शेप में ही बना हुआ है। ये सारी बातें सोचकर वो सोचने लगती है कि ऐसा क्यों है कि ये सारी चीजें पोमोग्रेनेट से रिलेटेड है। यहाँ पर अचानक से हिलियन आता है और फेंग युआन से कहता है कि तुमने आराम बहुत कर लिया, अब बारी है काम करने की। ये कहकर वो फेंग युआन को एक बॉक्स देता है और कहता है कि तुम पहले अपना लियांली ब्रांच इसमें रखा करती थी, अब हमें फिर से लियांली ब्रांच को ढूंढना होगा और इसमें वापस रखना होगा। तो फेंग युआन कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, मैं तुम्हें तुम्हारा लियांली ब्रांच ढूंढ कर दे दूंगी। और कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों के बीच में क्या रिश्ता हुआ करता था, लेकिन अब जब हम एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और एक स्ट्रेंजर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके आ जाओ। ये सुनकर हिलियन से कुछ कदम पीछे हट जाता है और एक दीवार पर नॉक करता है और पूछता है कि क्या ये ठीक है। फेंग युआन कुछ भी नहीं कहती और हिलियन वहाँ पर अंदर आ जाता है। फेंग युआन हिलियन से पूछती है कि जब उस दिन तुमने मुझे जाने के लिए कहा था तब मैंने अपने कानों में से इयरिंग निकाल कर यही ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। कहती है कि यहाँ पर तो सभी चीजें वैसे ही है, बस वो इयरिंग नहीं है। और पूछती है क्या तुमने वो इयरिंग को ले लिया, क्या वो इयरिंग में कुछ स्पेशल बात थी। ये बात सुनकर हिलियन कहता है कि उस इयरिंग में कोई भी स्पेशल बात नहीं थी, और कहता है कि तुम्हें ये सारी बातें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस लियांली ब्रांच के बारे में सोचना ही जरूरी है। ये कहकर वो एक जगह बैठ जाता है। फेंग युआन को गुस्सा आता है और उसके पास आती है और कहती है कि चाहे वो इयरिंग हो या फिर लियांली ब्रांच हो, ये वो डिसाइड करेगी कि कौन सी चीज इम्पोर्टेंट है और कौन सी नहीं। फेंग युआन हिलियन से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मुझे याद आए कि मैंने लियांली ब्रांच कहाँ पर रखा है, मुझे मेरा सारा पास्ट जानने का पूरा हक है। सारी बातें सुनकर हिलियन फेंग युआन से कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेकर आया हूँ। तुम्हारा बस एक ही मकसद है कि तुम मेरे लिए लियांली ब्रांच ढूंढो। मैं जीजू की तरह नहीं हूँ जो कि चाहता हूँ कि तुम्हारी मेमोरीज वापस आ जाए। तो फेंग युआन पूछती कि क्या तुम कुछ चीजें अवॉइड कर रहे हो। तो हिलियन से कहता है कि हमारे बीच जो भी पास्ट हुआ करता था ये लियांली ब्रांच को ढूंढने के रिलेटेड नहीं है। फेंग युआन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है हिलियन की बातों पर। तो कहती है कि अगर मेरा पास इससे रिलेटेड ही नहीं है तो तुम मुझे यहाँ पर बुलाए क्यों, तुम चाहे तो अकेले ही लियांली ब्रांच खुद से ही ढूंढ सकते थे। हिलियन को भी फेंग युआन के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, मगर वहाँ पर किंगसैंग आती है जिससे ये बात वहीं पर रुक जाती है। किंगसैंग यहाँ फेंग युआन के लिए दवाई लेकर आती है जो कि डोंगनी ने भेजा था क्राउन प्रिंस की मेंशन से, और फेंग युआन से कहती है कि डोंगनी ने मुझसे कहा है कि मैं आपको ये दवाई डेली बेसिस पर दूं और आप ये दवाई कभी भी मिस ना करें। हिलियन किंगसैंग के हाथ से वो दवाई ले लेता है और फेंग युआन से पूछता है कि तुम हमेशा ये दवाई क्यों पीती हो। थोड़ी देर पहले जो भी बात हुई इससे फेंग युआन अभी भी गुस्सा थी। तो हिलियन जी से कहती है कि तुम्हारा ये जानना जरूरी नहीं है क्योंकि ये चीज भी लियांली ट्री से रिलेटेड नहीं है। हिलियन से कुछ कह नहीं पाता। किंगसैंग फेंग युआन से कहती है कि शैंग आया है और उसे मिलना चाहता है, और शैंग कह रहा है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है फेंग युआन से। फेंग युआन को लगता है कि शैंग उसे वो ड्राइंग चाहता है जो कि उसने बनाई है उन लोगों की जिसने उसे किडनैप किया था। फेंग युआन किंगसैंग से कहती है कि वो ये दवाई बाद में लेगी और वो ड्राइंग को लेकर वहाँ से चली जाती है। हिलियन से फेंग युआन को ही देखते रहता है और किंगसैंग से कहता है कि वो कुछ काम की वजह से बाहर जा रहा है, जब तक वो वापस लौट के नहीं आता। तो किंगसैंग को ऑर्डर करता है कि वो फेंग युआन के साथ ही रहे। किंगसैंग मान जाती है और हिलियन जी भी वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम शैंग को देखते हैं जो कि बाहर फेंग युआन का वेट कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर फेंग युआन आती है किंगसैंग के साथ। फेंग युआन यहाँ शैंग को ड्राइंग दे देती है जो कि उसने बनाई थी उस मांस वाले की। शैंग को ये ड्राइंग कुछ समझ नहीं आती तो किंगसैंग वो ड्राइंग उसके हाथ से ले लेती है और कहती है कि इसके हाथ है, इसके मुंह है, इसका नाक
दिमाग है, इसका सब कुछ तो है, फिर तुम्हें क्या समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर हम किंग सैंग और शैंग की थोड़ी नोकझोंक भी देखते हैं। फेंग युआन यहाँ जीजू के बारे में शैंग से पूछती है तो शैंग उसे बताता है कि वो यहाँ पर उसके बारे में बात करने के लिए आया है। शैंग फेंग युआन को बता देता है कि एम्परर ने ऑर्डर दिया है कि वो जीजू को गिरफ्तार कर ले। यहाँ पर हम शैंग का एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर हम जीजू को देखते हैं एक आदमी जीजू के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है और उसे मार रहा होता है। ये आदमी ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये तो एम्परर का ऑर्डर था तो वो पीछे भी नहीं हट सकता था। और जीजू को भी पता है कि एम्परर उसे क्या चाहते हैं, लेकिन वो कभी भी वो चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ पर शैन आता है और उस आदमी को रोकता है और पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम क्राउन प्रिंस को मार रहे हो। तो वो आदमी उसे बता देता है कि ये एम्परर का ऑर्डर है कि वो क्राउन प्रिंस को मारते रहे तब तक जब तक क्राउन प्रिंस खुद ही अपनी शादी को कैंसिल नहीं कर देते। मगर जीजू शैंग से कहता है कि वो शादी को कभी कैंसिल नहीं करेगा और वो आदमी से कहता है कि उसे मारते रहे। यहीं पर शैंग का फ्लैशबैक खत्म होता है। ये सारी बातें सुनकर फेंग युआन शैन से कहती है कि वो उसको एम्परर के पास लेकर जाए ताकि वो एम्परर से कहकर क्राउन प्रिंस को छुड़वा ले। शैन मान जाता है और ये दोनों वहाँ से जाने वाले होते हैं। किंग सैंग फेंग युआन को रोक लेती है मगर फेंग युआन रुकने नहीं वाली थी और वो वहाँ से चली जाती है तो किंग सैंग भी उनके पीछे चली जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम एम्परर को देखते हैं। यहाँ पर एम्परर के पास एक सर्वेंट आता है और एम्परर से कहता है कि कोई उनसे मिलना चाहता है। उस सर्वेंट एम्परर को ये भी बताता है कि वो आदमी लिनशुआन से आया है। ये सुनकर एम्परर हैरान हो जाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि हिलियन जी होता है। हिलियन जी इनको बताता है कि वो लिनशुआन का यंग मास्टर है। और यहाँ दूसरी तरफ हम फेंग युआन शैंग और किंग सैंग को देखते हैं जो कि एम्परर से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। यहाँ पर हिलियन जी पहले से एम्परर के पास होता है और एम्परर से कहता है कि वो यहाँ एक चीज के लिए आया है और कहता है कि वो चाहता है कि एम्परर उसके लिए शाओलिन सिटी का स्काई डिश यूज करे ताकि इसकी मदद से वो लिनशुआन सिटी को बचाने का रास्ता ढूंढ पाए। एम्परर इसके लिए झट से मान जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं एम्परर इसके लिए हिचकिचा रहा होता है। तो हिलियन जी पूछता है कि क्या ऐसी कोई बात है जो कि वो छुपा रहे हैं हिलियन जी से। एम्परर कुछ भी नहीं कहता मगर हिलियन जी समझ जाता है और एम्परर से पूछता है कि क्या शाओलिन सिटी के स्काई डिश को यूज करने के बाद यूजर के ऊपर कुछ चीज बैकफायर हो जाती है। एम्परर इसी कारण से हिचकिचा रहा होता है मगर एम्परर कहता है कि वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है क्योंकि लिनशुआन सिटी ने उनके ऊपर बहुत सारे एहसानात किया है और टाइम आ चुका है कि वो उन सारे एहसान को चुका दे। मगर हिलियन जी ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था तो एम्परर को रोकता है और कहता है कि वो यहाँ पर एहसान के लिए नहीं आया है। जो कुछ भी लिनशुआन सिटी के साथ हुआ इसमें शाओलिन सिटी का कोई भी हाथ नहीं है, तो वो नहीं चाहता कि एम्परर कोई भी चीज ऐसा करे जिससे उनको या उनकी सिटी को नुकसान हो। हिलियन जी एम्परर को थैंक यू कहकर वहाँ से जा रहा होता है मगर जब वो बाहर आता है तो वहाँ पर फेंग युआन को देखता है। जितनी शौक फेंग युआन होती है उतना ही शौक हिलियन जी भी होता है एक दूसरे को देखकर और पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फेंग युआन भी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एम्परर इन दोनों की बातें सुन लेता है और यहाँ पर आकर फेंग युआन से पूछता है कि तुम लिनशुआन की यंग मास्टर को कैसे जानती हो। मगर फेंग युआन इस क्वेश्चन को इग्नोर करती है और एम्परर से कहती है कि वो यहाँ इम्पोर्टेंट चीज के लिए आई है। फेंग युआन यहाँ एम्परर से रिक्वेस्ट करती है कि वो जीजू को छोड़ दे और कहती है कि अगर जीजू शादी को कैंसिल करना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, वो कैंसिल कर देगी। फेंग युआन की ये बात सुनकर एम्परर शॉक हो जाते हैं और फेंग युआन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता भी है कि शादी कैंसिल करने का मतलब क्या है, इससे तुम्हें पनिशमेंट से गुजरना पड़ेगा। तो फेंग युआन कहती है कि वो पनिशमेंट के लिए तैयार है। फेंग युआन की ये बातें सुनकर हिलियन जी भी शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि जीजू के लिए फेंग युआन ये भी करने के लिए तैयार है। यहाँ पर एम्परर हमें बताते हैं कि शादी कैंसिल करने से क्या सजा होती है। शादी कैंसिल करने से वो इंसान को 3 दिन के लिए भूखा प्यासा एक जगह ठहराया जाता है, लेकिन फेंग युआन ये करने के लिए तैयार होती है, बस शर्त ये है कि वो जीजू को छोड़ दे। जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग युआन को रस्सियों से बांधकर ठहराया जाता है। इसकी हालत बहुत ही खराब होती है क्योंकि धूप बहुत तेज होती है। वहाँ पर हिलियन जी आता है जिसको देखकर फेंग युआन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हिलियन जी उसे कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीजू से शादी करो या ना करो, लेकिन मुझे तुमसे पूछना है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। उसके लिए तुम्हें ये पनिशमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम उसके लिए ये पनिशमेंट खा रही हो। तो फेंग युआन उसे कहती है कि ये सब कुछ हुआ उसकी वजह से, जो भी शुरुआत हुई उसकी वजह से हुई, तो उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही थी। और कहती है कि एक इंसान को उसके कामों का खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। तो हिलियन जी फेंग युआन से कहता है कि तुम चाहो तो मैं एम्परर से बात करके तुम्हारी सजा कम करा सकता हूँ। मगर फेंग युआन इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि ये इसकी चॉइस थी ये पनिशमेंट लेने की, और कहती है कि अगर जीजू को सजा नहीं भी मिलती तब भी वो ये शादी कैंसिल करना चाहती थी। हिलियन जी कुछ भी नहीं कहता और सुबह से रात हो जाती है और फेंग युआन अभी भी यहीं पर बनी हुई होती है। हिलियन जी इसे कोई देखा जा रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी वाली फेंग युआन रियल है।
और जो जिसने 3 साल पहले मेरे और मेरे लिंचवान सिटी के साथ ये सब कुछ किया था, इतना सब कुछ बुरा, या फिर ये जिसकी आज मेमोरी चली जा चुकी है और आज वो खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए पनिशमेंट खा रही है। और कहता है कि क्या तुमने कभी भी अपनी थोड़ी भी हमदर्दी मुझे दिखाई थी। ये कहकर वो आसमान की तरफ देखने लगता है और अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। फेंग युआन यहाँ बारिश में भीग रही होती है, मगर वहाँ हिलियन जी आता है अम्ब्रेला लेकर। फेंग युआन यहाँ देख नहीं पाती कि कौन आया हुआ है, मगर ये इतना महसूस कर पाती है कि कोई तो उसके पास आया हुआ है अम्ब्रेला लेकर। हिलियन जी खुद को भिगाकर फेंग युआन को बारिश से बचाता है। इसी तरह पहला दिन तो खत्म हो जाता है और दूसरे दिन भी फेंग युआन की हालत बहुत ही खराब होती है, मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है जिससे फेंग युआन घबरा रही होती है। तो हिलियन जी लियानली हार्ट की मदद से फेंग युआन की तरफ जुगनुओं को भेजता है, जिससे वहाँ पर रोशनी आ जाती है और फेंग युआन इसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। फेंग युआन को नहीं पता है कि ये सब कुछ हिलियन जी कर रहा है। इसी तरह दूसरा दिन भी खत्म हो जाता है और बारी आखिरी दिन की होती है। फेंग युआन के पास अभी भी हिलियन जी ही होता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम जीजू को देखते हैं, जिसको शैन आकर बचा लेता है। जीजू को समझ नहीं आता कि एम्परर ने इतनी आसानी से उसको कैसे छोड़ दिया। तो शैंग उसे बताता है कि वो इसलिए क्योंकि फेंग युआन ने जीजू की पनिशमेंट अपने ऊपर ले लिया है। ये बात सुनकर जीजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है एम्परर के ऊपर और वो गुस्से में फेंग युआन से मिलने के लिए आता है। कुछ गार्ड जीजू को रोकते हैं, मगर जीजू उनको धमकाता है और फेंग युआन के पास आने जाता है, मगर रास्ते में उसे हिलियन जी रोक लेता है। जीजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था एम्परर के ऊपर, मगर एम्परर से ज्यादा जीजू को हिलियन जी पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो ये सब कुछ बिना कुछ कहे चुपचाप देख रहा था। और पूछता है कि अगर तुम्हें इसकी फिक्र नहीं है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हिलियन जी उसे बताता है कि फेंग युआन का जिंदा रहना उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो यहाँ पर ठहरा हुआ है। जीजू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था हिलियन जी पर और हिलियन जी से कहता है कि अगर तुम्हें फेंग युआन की परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम रास्ते से हट जाओ, क्योंकि अब मैं आ चुका हूँ फेंग युआन को बचाने के लिए। ये कहकर वो जबरदस्ती हिलियन जी को धक्का देकर फेंग युआन के पास चला जाता है और हिलियन जी कुछ कर नहीं पाता। फेंग युआन के पास जाता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। जीजू फेंग युआन को इस हालत में देखकर खुद को कोसने लगता है। फेंग युआन भी यहाँ जीजू को देख लेती है। जीजू कहता है कि तुम हमेशा से ये शादी कैंसिल करना चाहती थी ना। जीजू का ये सवाल सुनकर फेंग युआन से कहती है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपना अतीत भुलाकर तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करूंगी, लेकिन कुछ चीजें बदली नहीं जा सकती, जैसे कि मेरा अतीत। इतना तो मुझे पता चल गया है कि मेरा अतीत कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी और को नुकसान हो, इसलिए मैं ये सारी सजा भुगत रही हूँ खुद अकेले। फेंग युआन जीजू से माफी मांगती है कि उसने उसे डिसअपॉइंट कर दिया। हिलियन जी की बातें सुन रहा होता है। जीजू देखता है कि फेंग युआन को बात करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो जल्दी से फेंग युआन के हाथ खोलने लगता है। तो फेंग युआन उसे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जीजू से कहता है कि मैं शाओलिन सिटी का क्राउन प्रिंस हूँ और मैं एक शादीशुदा लड़की से कैसे शादी कर सकता हूँ। ये कहकर उसके हाथ खोलने लगता है। तो फेंग युआन उसे कहती है कि शादी तुम कैंसिल करो या मैं कैंसिल करूँ, पहले तो मैंने ही शुरुआत की थी, इसलिए सजा तो पहले ही मुझे ही भुगतनी पड़ेगी। तो जीजू से कहता है कि तुम शाओलिन सिटी से बिलोंग नहीं करती, इसलिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है ये सब रूल्स फॉलो करने के लिए। और कहता है कि वैसे भी हमारी शादी पहले से ही गलत थी। ये कहकर जीजू फेंग युआन का दूसरा हाथ भी खोल लेता है। फेंग युआन बहुत ही कमजोर होती है, इसलिए वो वहाँ पर गिर जाती है। जीजू से पकड़ लेता है और जब जीजू से हाथ लगाने जाता है तो सोचने लगता है कि उसका कोई हक नहीं बनता है कि वो फेंग युआन को हाथ लगाए। हिलियन जी भी देख लेता है कि फेंग युआन नीचे गिर गई है, तो फेंग युआन के पास आता है, उसे चेक करता है और जीजू को बताता है कि ये सिर्फ बेहोश हो गई है। जीजू फेंग युआन को हिलियन जी के पास दे देता है और कहता है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसका ख्याल रखो। फेंग युआन को वहाँ से उठाकर अपने साथ लेकर जाता है और जीजू सिर्फ इन्हें देखते रह जाता है। फेंग युआन के वहाँ से जाने के बाद जीजू फेंग युआन के बदले खुद पनिशमेंट से गुजर रहा होता है। वहाँ पर शैंग आता है और जीजू से कहता है कि उसे सिर्फ अपनी गलती एम्परर के सामने माननी होगी तो वो सजा से बच जाएगा, मगर जीजू इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो पनिशमेंट के लायक है। यहाँ से सीन कट होता है। अगले सीन में हम हिलियन जी को देखते हैं, जो कि फेंग युआन को अपने साथ अपने घर पर लेकर आता है और किंग सैंग को खाना बनाने के लिए कहता है। यहाँ पर हिलियन जी फेंग युआन का ठीक से ख्याल रख रहा होता है और एक कपड़े की मदद से वो उसके लिप्स पर पानी लगा रहा होता है ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो जाए। अचानक से फेंग युआन को होश आने लगता है, तो हिलियन से ऐसा प्रिटेंड करता है कि वो उसकी देखभाल नहीं कर रहा था, वो तो बस वहाँ पर सिर्फ बैठा हुआ था। फेंग युआन पानी मांगने लगती है तो हिलियन उसे पानी दे देता है। हिलियन से फेंग युआन को खाना भी दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ और भी खाना है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं किंग सैंग से कहकर तुम्हारे लिए बनवा दूंगा। हिलियन जी को उसे ऐसा ट्रीट करता हुआ देखकर फेंग युआन हिलियन से पूछती है कि अचानक से तुम मुझे इतने अच्छे से ट्रीट
कैसे करने लगे। तो हिलियन जी उसे कहता है कि मैं बस नहीं चाहता कि तुम मरो, वो भी लियांली ब्रांच ढूंढने से पहले। यहाँ पर हम क्लियरली देख पाते हैं कि हिलियन जी फेंग युआन से झूठ कह रहा है, बल्कि उसे तो सच में फेंग युआन की परवाह है, मगर वो फेंग युआन से झूठ कह रहा है। मगर फेंग युआन इसी झूठ पर यकीन कर लेती है और खाने चाहती है, मगर अचानक से उसे कुछ स्मेल आने लगती है। तो कहती है कि क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया है। हिलियन जी इस खाने को स्मेल करता है और कहता है कि खाना तो ठीक है, तो तुम्हें स्मेल कैसे आ रही है। फेंग युआन को समझ नहीं पाती, तो हिलियन जी उसे कहता है कि स्मेल खाने में से नहीं आ रही है, बल्कि तुम्हारे में से आ रही है। तुम 2-3 दिन से नहाई नहीं हो, इसलिए तुम्हारे अंदर से स्मेल आ रही है। फेंग युआन भी अपने आप को सूंघ कर देखती है, पता चलता है कि स्मेल तो उसके अंदर से आ रही है। तो हिलियन जी फेंग युआन को नहाने के लिए एक जगह पर लेकर आता है। ये एक हॉट वाटर स्प्रिंग होती है जहाँ पर फेंग युआन आराम से बात ले सकती है। ये कहकर हिलियन जी वहाँ से जाने वाला होता है, मगर फेंग युआन उसे रोकती है। तो हिलियन जी से पूछता है कि क्या तुम आप ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँ नहाने में। ये सुनकर फेंग युआन कहती है कि अगर मुझे हेल्प चाहिए भी तो मैं किंग सैंग से कह दूंगी, और कहती है कि मैंने ये पूछने के लिए तुम्हें रोका कि तुम्हारे पास सोप या ऐसी कोई चीज है जिससे मैं अपने बाल धो सकूं। हिलियन जी इसका सवाल का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से बस चला जाता है उसके लिए सोप लाने के लिए। और यहाँ हम हिलियन जी को अपने रूम में देखते हैं, जिसके हाथ में वही पोमोग्रेनेट वाली इयरिंग होती है और सोच रहा होता है कि आखिर फेंग युआन के साथ ऐसा क्या हुआ था अतीत में। क्या मुझे सच में फेंग युआन को लेकर कुछ गलत फहमी हुई है, और सोचने लगता है कि मैं किस तरह फेंग युआन की याददाश्त को वापस ला सकता हूँ। हिलियन जी ये सोच ही रहा होता है कि उसे अचानक से फेंग युआन की चिल्लाने की आवाज आती है। तो घबराता हुआ बाहर आता है फेंग युआन को देखने के लिए, मगर फेंग युआन जो कि थोड़ी देर पहले यहीं पर नहा रही थी अब वहाँ से गायब हो चुकी है। ये देखकर हिलियन जी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से पानी में आता है फेंग युआन को ढूंढने के लिए, और फेंग युआन का नाम चिल्लाते हुए उसे ढूंढने लगता है यहाँ पानी में। मगर यहाँ पर फेंग युआन का कोई आता पता नहीं होता, मगर अचानक से फेंग युआन पानी में से बाहर आ जाती है। हिलियन जी से देख लेता है और फेंग युआन भी हिलियन जी को देख लेती है और घबरा जाती है क्योंकि वो नहा रही थी। तो हिलियन जी से कहता है कि तुम्हें नर्वस फील करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा है इसलिए मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा हूँ, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर फेंग युआन थोड़ी ठीक फील करने लगती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हिलियन जी से बताता है कि मुझे तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आई इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आ गया, क्या तुम ठीक से नहा भी नहीं सकती शांति से। तो फेंग युआन उसे बताती है कि दरअसल उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया था, जिसकी वजह से वो चिल्लाई थी और वो नहीं चाहती थी कि किंग सैंग का पैर भी इसी पत्थर से टकराए, इसलिए वो पत्थर को लेने के लिए नीचे गई थी पानी के अंदर। ये कहकर फेंग युआन वो पत्थर को हिलियन जी को दिखाती है, मगर हिलियन जी यहाँ पर वो पत्थर को नहीं देखता, मगर फेंग युआन के हाथ को देखता है, जिसके हाथ पर एक जख्म होता है। इस जख्म को देखकर हिलियन जी पूछता है कि तुम्हें ये जख्म कैसे हुआ। तो फेंग युआन उसे बताती है कि उसे याद नहीं है इस जख्म के बारे में। इससे पहले कि हिलियन जी इसके जख्म को हाथ लगाता, फेंग युआन अपना हाथ पीछे ले लेती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मुझे अभी नहाना है। ये सुनकर हिलियन जी फेंग युआन का हाथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ दूसरे सीन में हम उसी मास्क वाले आदमियों को देखते हैं, जिसमें से एक मास्टर और एक सर्वेंट होता है। ये दोनों मिलकर लोगों का खून निकालकर इस हार्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल ये लोग वही होते हैं जो शाओलिन सिटी में रह रहे हैं, लेकिन जिनका ओरिजिन लिंशान सिटी से है। इस हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए ट्रू ब्लडेड लिंशुआन सिटी के मेंबर की जरूरत होती है, लेकिन इनमें से किसी का खून भी इस हार्ट को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये मास्टर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। अपने सर्वेंट को मारने लगता है और कहता है कि कुछ भी करके मुझे इस हार्ट को एक्टिवेट करना ही होगा और तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा जो कि ट्रू ब्लडेड लिंशुआन सिटी से बिलोंग करता है। तो उसका सर्वेंट उसे कहता है कि ऐसा तो सिर्फ एक ही इंसान है जो कि हिलियन जी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस सर्वेंट के हाथ में वही पेपर होता है जिसमें उसकी ड्राइंग होती है जो कि फेंग युआन ने बनाई थी, और शेंग इस ड्राइंग को हर जगह शाओलिन सिटी में सर्कुलेट कर रहा था ताकि उन्हें इन दोनों मास्क वाले आदमियों का पता चले। इस ड्राइंग को देखकर ये सर्वेंट अपने मास्टर से कहता है कि शाओलिन का क्राउन प्रिंस हमें ढूंढ रहा है, क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं और खुद को क्राउन प्रिंस के सामने सरेंडर करें, जिससे हमें पैलेस में जाने का मौका मिल जाएगा और वहाँ पर हमें मिलेगी प्रिंसेस यानी फेंग युआन, और फेंग युआन की मदद से हमें हिलियन जी का ब्लड मिल जाएगा। या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि हम फेंग युआन को इस जगह पर लेकर आ सकते हैं और उसके पीछे पीछे हिलियन जी भी यहाँ पर आएगा उसे बचाने के लिए, और इसी बीच हम हिलियन जी का ब्लड ले लेंगे और इस हार्ट को एक्टिवेट कर लेंगे। ये मास्क वाले मास्टर को ये आइडिया बहुत ही ज्यादा पसंद आता है उसके सर्वेंट का, और उसे शाबाशी देते हुए कहता है कि अब मुझे हिलियन जी जितनी पावर मिल जाएगी। यहाँ से भी सीन कट होता है। अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि अपने बालों को
को सहरा रही होती है और सोच रही होती है कि उसे पोमोग्रेनेट का ही इस्तेमाल क्यों क्या करती थी हर चीज में। यहाँ पर दूसरी तरफ हम हिलियन जी और किंग सैंग को देखते हैं जो कि आपस में फेंग युआन के बारे में बात कर रहे होते हैं। हिलियन जी ये बात समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों फेंग युआन के पीछे इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, कोई फेंग युआन का इतना बड़ा दुश्मन कैसे हो सकता है। तो किंग सैंग उसे बताती है कि फेंग युआन लिंशुआ सिटी में रहा करती थी, तब कोई भी उसका दुश्मन नहीं हुआ करता था, सभी लोग उसे बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। अब जब लिंशुआ सिटी ही नहीं रहा तो कोई उसका दुश्मन कैसे हो सकता है। तो हिलियन जी किंग सैंग से कहता है कि जरूर इन सब का ताल्लुक फेंग युआन के अति से जुड़ा हुआ होगा। अगर लिंशुआ सिटी से कोई भी नहीं है तो इसका मतलब और जो भी है उसका ताल्लुक याओजाओ सिटी से होगा। ये दोनों यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि यहाँ पर ये दोनों फेंग युआन के कमरे के पास आते हैं और उसे देखते हैं जो कि अपने बालों को सहरा रही होती है। फेंग युआन को यहाँ पर ऐसे देखकर हिलियन जी को एक फ्लैशबैक याद आता है। यहाँ पर हमें हिलियन जी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग युआन थकी हारी सो रही होती है, उसकी सर्वेंट उसे उठा रही होती है क्योंकि फेंग युआन ने अपने बाल नहीं धोए थे, मगर फेंग युआन उठ ही नहीं रही थी। वहाँ पर हिलियन जी आता है और उस सर्वेंट को रोकता है जो कि फेंग युआन को उठा रही थी और कहता है कि फेंग युआन बहुत ही थक गई है और उसे सोने दे। और सर्वेंट हिलियन जी की बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो हिलियन जी फेंग युआन के पास आता है और खुद ही फेंग युआन के बाल एक कपड़े की मदद से धोने लगता है। हिलियन जी फेंग युआन से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और यहीं पर हिलियन जी का फ्लैशबैक खत्म होता है। हिलियन जी यहाँ पर देखता है कि फेंग युआन अपने हाथ पर अकेले ही दवाई लगा रही है, तो उसकी हेल्प करने के लिए उसके रूम के अंदर आता है और उससे कहता है कि वो किंग सैंग से कहकर भी उसकी हेल्प करवा सकती थी, मगर फेंग युआन इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि वो खुद से अपने हाथ पे दवाई लगा सकती है। मगर हिलियन जी इसकी बात नहीं सुनता और उसके हाथ से दवाई ले लेता है और खुद लगाने जाता है, मगर फेंग युआन इसके लिए मना करती है। तो हिलियन जी उसे कहता है कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो कि तुम सारे काम खुद से करना चाहती हो। तो हिलियन जी की ये बात सुनकर फेंग युआन कहती है कि अगर सारे काम मैं खुद से कर पाती तो मैं कब का अपनी याददाश्त को वापस ले आती। हिलियन जी फेंग युआन का हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथ पर दवाई लगाने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अचानक से फिर से फेंग युआन नर्वस फील करने लगती है। हिलियन जी फेंग युआन के दोनों हाथ पर दवाई लगा देता है और कहता है कि तुम्हारे गले पर भी चोट लगी है ना, मैं वहाँ पर भी दवाई लगा देता हूँ। मगर फेंग युआन इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं किंग सैंग से कह देती हूँ मेरी हेल्प कर देगी। ये क्या करो किंग सैंग को बुलाती है और कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी दवाई लगाने में। किंग सैंग मान भी जाती है और अंदर आने ही वाली होती है, मगर वो हिलियन जी को देखती है जो कि उसी को ही देखा जा रहा था। हिलियन जी को देखकर किंग सैंग समझ जाती है और फेंग युआन से कहती है कि उसे अचानक से कुछ काम आ गया है तो उसे जाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है हड़बड़ी में और फेंग युआन के पास और कोई चारा नहीं होता। हिलियन जी फिर से कहता है कि उसकी हेल्प करेगा, मगर फेंग युआन फिर भी मना करती है। तो हिलियन जी उसे जबरदस्ती अपने करीब खींच लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फेंग युआन के पास और कोई चारा नहीं होता और हिलियन जी की बात मान जाती है। हिलियन जी फेंग युआन के बालों को पीछे कर देता है और उसके गले पर जो चोट लगी है उस पर दवाई लगाने लगता है। फेंग युआन के दिल में कुछ होने लगता है मगर वो कुछ कह नहीं पाती। हिलियन जी दवाई लगाने के बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है, मगर फेंग युआन का दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा होता है। यहाँ से भी सीन कट होता है। अगले सीन में हम हिलियन जी और किंग सैंग को देखते हैं। हिलियन जी कहता है कि उसे कुछ काम की वजह से कहीं जाना पड़ेगा, तो फेंग युआन का ख्याल रखे। किंग सैंग मान जाती है। हिलियन जी किंग सैंग से ये भी कहता है कि वो फेंग युआन के लिए वही पोमोग्रेनेट लेकर आए जो कि उसे पसंद है। किंग सैंग इसके लिए भी मान जाती है। यहाँ पर हिलियन जी फेंग युआन की याददाश्त वापस लाने के लिए कुछ तरीके ढूंढने के लिए जाने वाला होता है। तो किंग सैंग उससे कहती है कि अगर फेंग युआन की याददाश्त वापस आ जाती है तो जो कुछ भी उनके बीच में रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा। तो हिलियन जी उससे कहता है कि उनका रिश्ता पहले ही खत्म हो चुका है, अभी बस उनके बीच में एक इल्यूजन है और आज न कल तो उनका रिश्ता खत्म होना ही था, और कहता है कि उससे बस हकीकत जाननी है। किंग सैंग को यहाँ बहुत ही बुरा लगता है हिलियन जी और फेंग युआन के लिए, मगर वो कुछ कह नहीं पाती। यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।